हेलो एवरीवन, आप सभी का एडिक्स क्लासेस में एक बार दोबारा से स्वागत है। हम लोगों का संडे को टेस्ट हुआ था। फिजिक्स का दूसरा टेस्ट था। टेस्ट का सिलेबस क्या था? वेक्टर आया हुआ था। देखो, 13 जुलाई को टेस्ट हुआ है। इस टेस्ट के सिलेबस में क्या आया हुआ था? तो वेक्टर आया हुआ है। आज हम लोग इस टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे, कोशिश करेंगे लगभग 1 घंटे में हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट भी हो जाए। तो देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक एक करके, और थोड़ा फास्ट ही करेंगे क्योंकि यहाँ थियरी नहीं पढ़ रहे, हम लोग कर क्या रहे हैं? सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। पहला मुझे कंडीशन क्या दिया कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। और देखो, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल भी मुझे कितना दिया हुआ है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा दिया गया है। पूछा क्या है? फाइंड द एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए क्रॉस बी। मुझसे किस किस के बीच का एंगल पूछा है? ए प्लस बी और ए क्रॉस बी के बीच का एंगल पूछा है। अगर मैं 1 मिनट तुम्हें ए क्रॉस बी का रिवीजन करवाऊँ ना, तो ए क्रॉस बी के बारे में क्या पढ़ा होगा? ए क्रॉस बी जो होता है ना, मान लीजिए हमारे पास में ए वेक्टर है, ये हमारे पास में बी वेक्टर है। तो हम लोगों ने नोट्स में पढ़ा होगा ना, अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी उसी प्लेन में होता है जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर है। यानी अगर इस बोर्ड के प्लेन में ए और बी वेक्टर है, तो ए प्लस बी वेक्टर भी कहाँ रहने वाला है? इसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में कौन है? हमारा ए और बी वेक्टर है। पर ए क्रॉस बी के बारे में पढ़ा होगा, नोट्स में हमने लिखा होगा ना कि ए क्रॉस बी वेक्टर जो होता है, ये परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के, परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के, परपेंडिकुलर होगा ए और बी जिस प्लेन में है उस पूरे प्लेन के। अब अगर ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है ए क्रॉस बी ना, तो कंफर्म ए और बी के प्लेन में ए प्लस बी भी आता है, ए माइनस बी भी आता है। तो ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर के। ये कैसे मैं बोल रहा हूँ? इसके लिए ना ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा होगा? राइट हैंड थंब रूल रीड किया होगा ना। राइट हैंड थंब रूल से मैं कहता हूँ कि ए क्रॉस बी जो है ए के परपेंडिकुलर होगा, बी के परपेंडिकुलर होगा, यहाँ तक कि ए और बी जिस प्लेन में उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर रहेगा। तो ए क्रॉस बी ए प्लस बी के क्या है? परपेंडिकुलर। यानी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा ही कितना आने वाला है? पाई/2। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो थीटा है ना, वो कुछ भी रहे उस पर डिपेंड ही नहीं करता। ए क्रॉस बी हमेशा परपेंडिकुलर होगा ए के, परपेंडिकुलर होगा बी के, परपेंडिकुलर होगा ए प्लस बी, और ए माइनस बी के भी परपेंडिकुलर रहता है कौन? ए क्रॉस बी। ये पहला सवाल बिल्कुल बेसिक सवाल था थ्योरी पे। अगला क्वेश्चन। वेक्टर सम ऑफ टू इक्वल वेक्टर एट 120 डिग्री। ये डायरेक्टली हम लोग आंसर याद करते हैं, लेकिन देखो मुझसे क्या कह रहा है। मुझे पता है दो वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला। अच्छा, दो वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर के दो फार्मूले हमने याद किए। पहला बेसिक फार्मूला क्या था? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। फिर ये देखा था कि अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? 2a कॉस थीटा बाई 2। तो मुझसे कह रहा है दो इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो। अच्छा, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो तो फार्मूला होता है 2a cos थीटा बाई 2। फार्मूला क्या है? अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है 2a cos थीटा बाई 2। cos 60 कितना? तुम कहोगे सर cos 60 बनेगा ये 1/2, 1/2 और 2 कटेगा। फाइनली हमारा दो वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फार्मूला बनकर आ गया है ए। ये आंसर निकालने में कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लें। तो हमारा आंसर कितना आ गया? इक्वल टू वन ऑफ देम। जो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी होगा। ये रिजल्ट बहुत सारे लोग याद रख लेते हैं, कौन सा? कि अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो और उन वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा? किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे मूव करें, देखें क्या है। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, ध्यान देना, मुझे ए वेक्टर कितना दिया हुआ है? तो ए वेक्टर दिया गया है 3i कैप प्लस का 4j कैप। एंगल विद एक्स एक्सिस, इस ए वेक्टर का एक्स के साथ में एंगल बताना है। अच्छा देखो, एंगल वगैरह बताना है ना, तो पहले क्या कर लो, एक काम, इसका डायग्राम बनाओ। तो देखो, ये मेरे पास में वाई एक्सिस है, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है। ए वेक्टर ऐसा कुछ होगा ना। अच्छा, इस ए वेक्टर का जरा देख के बताना, एक्स कंपोनेंट कितना? 3, वाई कंपोनेंट कितना?
4। अब अगर ये 4 है तो ये भी कितना 4। मुझे एंगल किसके साथ वेक्टर का बताना, एक्स के साथ। मैं मान लेता हूँ एंगल कितना है 5। कभी भी वेक्टर का किसी के साथ एंगल बताना होना, हम लोग कोशिश करते हैं अक्सर राइट एंगल ट्राइंगल बना ले, और राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद में क्या लिख दे, tan। जरा बताना tan फाई का, tan का क्या फार्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर 4, बेस हमारा कितना 3, तो फाई हमारा बनकर आ जाएगा कितना, tan इनवर्स 4/3। फाई हमारा सॉल्व होकर कितना बनकर आ गया है, तो फाई हमारा सॉल्व होकर बनकर आ गया tan इनवर्स 4/3। अगले क्वेश्चन पे मूव करें, देखते हैं क्या है अगला सवाल, ध्यान देना। फाइंड द वेक्टर आर व्हेन एडेड टू द वेक्टर। मुझसे क्या कह रहा है, एक ऐसा आर वेक्टर कैलकुलेट करो ना, एक ऐसा वेक्टर आर कैलकुलेट करो जिसको ऐड करेंगे व्हेन एडेड टू द वेक्टर्स, किसमें ऐड किया जाए, ए वेक्टर और बी वेक्टर में ऐड करें। कह रहा है एक ऐसा वेक्टर आर कैलकुलेट करो जिसको ए वेक्टर और बी वेक्टर में ऐड किया जाए। मुझसे कह रहा आर वेक्टर को ऐड करो किसमें, ए वेक्टर और बी वेक्टर में ऐड करें, जिससे जो रिजल्टेंट बन के आएगा ना, इस पूरे का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके साथ क्या है, परपेंडिकुलर। दोबारा सुनो मुझसे क्या कह रहा है, कह रहा ऐसा आर वेक्टर कैलकुलेट करो जिनको ए और बी में ऐड करके जो हमारा बनेगा ना, वो किसके परपेंडिकुलर बनकर आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप। ऐसा सवाल आया ना तो सबसे बेसिक तरीका ऑप्शन से करो। पहला ऑप्शन मान लिया मैंने, ये हमारा आंसर है, पहले ऑप्शन को मान लिया आंसर है, यानी आर वेक्टर मैंने मान ली ये है। अब देखो आर वेक्टर पता है, ए पता है, बी पता है, पहले ए प्लस आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो। तो यहाँ आई कैप, देखो क्या कह रहा है, कह रहा आर वेक्टर क्या हो कि उसमें जब ए और बी वेक्टर को ऐड किया जाए ना, तो जो फाइनली ये जो पूरा बनकर आया है ना, आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये परपेंडिकुलर होगा किसके, आई कैप प्लस जे कैप। अब बताना दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होगा, जब उनका डॉट कितना हो जाए, 0। पहले मैं ये आर प्लस ए प्लस बी निकालूं, दूसरे के साथ में आई कैप प्लस जे कैप के साथ डॉट लूंगा, अगर 0 आ जाएगा तो हमारा मामला सेट है। तो मैंने माना चलो हमारा पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है क्या, ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, इसको मैंने आर वेक्टर माना। इस आर में ए और बी को ऐड करो, तो दो से ज्यादा वेक्टर या दो वेक्टर कैसे ऐड होते हैं, आई कैप को आई कैप में ऐड करना, जे कैप को जे कैप में ऐड करना, के कैप को के कैप में ऐड कर देना, काम बन जाएगा। तो देखो यहाँ आई कैप प्लस 2 आई कैप, 3 आई कैप, 3 आई कैप माइनस 5 आई कैप, कितना बन जाएगा, -2 आई कैप, जे कैप -3 जे कैप -2 जे कैप, -2 जे कैप प्लस जे कैप कितना बनकर आ जाएगा, -जे कैप, 2 के कैप प्लस 4 के कैप 6 के कैप -6 के कैप, 0 बनकर आ गया। अब इसका डॉट लेना है किसका, आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। मैं डॉट ले लूं किसके साथ में, आई कैप प्लस जे कैप। अच्छा दो वेक्टर का डॉट कैसे लेते हैं, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ, तो -2 इंटू 1 -2, -1 इंटू 1 -3, सॉल्व करके हमारा आंसर कितना बनकर आ जाएगा, -3। अच्छा ये 0 आया क्या, अगर ये 0 नहीं है तो दोनों वेक्टर का डॉट क्या नहीं बनेगा, 0 नहीं बन पर दोनों वेक्टर का डॉट 0 नहीं बना, इसका मतलब ये आर प्लस ए प्लस बी परपेंडिकुलर नहीं है किसके, आई कैप प्लस जे कैप। पहला ऑप्शन हो गया। अब दूसरा चेक करो, इसे मैंने अब आर वेक्टर माना। अच्छा ये अगर आर वेक्टर हो तो आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जरा निकाल के देखो क्या बनेगा, तो 3i प्लस 2i 5i -5i कितना बन जाएगा, 0i के, 2j -3j -j प्लस j कितना बनकर आ जाएगा, 0j कैप, के कैप प्लस 4 के कैप 5 के कैप -6 के कैप के कैप। अब ये जो आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बनकर आया है ना, इसका डॉट ले लो, आई कैप प्लस जे कैप। देखो यहाँ आई का कॉफिशिएंट 1 इंटू 0 कितना, 0, 1 इंटू 0 कितना, 0, यहाँ जे नहीं है, यानी 0 इंटू -1 कितना, 0। फाइनली ये कितना बनकर आ गया, 0, यानी इन दोनों का डॉट अगर 0 बनकर आया तो वेक्टर हमारा क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट, सेकंड। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे मूव करें। देखो कह रहा है टू वेक्टर ए एंड बी हैव मैग्नीट्यूड 6 एंड 8। हमें दो वेक्टर ए और बी दिया है, ए का मैग्नीट्यूड कितना 6 और बी का मैग्नीट्यूड मुझे कितना दिया हुआ 8। द एंगल बिटवीन देम, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना दिया, द एंगल बिटवीन देम इज सच दैट देयर रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए। मुझसे कह रहा है ना ए और बी के बीच का, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल इस तरह है ना कि जो ए और बी का रिजल्टेंट है वो किसके परपेंडिकुलर है,
ए वेक्टर के परपेंडिकुलर। दोबारा सुनो, मुझसे कह रहा है कि दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड 6 और 8 है, ए और बी के मैग्नीट्यूड 6 और 8 है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो इस तरह सेट किया गया। किन दोनों के बीच में? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल इस तरह सेट किया गया है ना कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो किसके परपेंडिकुलर हमारा बनकर आ रहा? ए वेक्टर के। तो अगर मैं इसको ए वेक्टर मान लूं, देखते रहना, तो मुझसे कह रहा ना रिजल्टेंट किसके परपेंडिकुलर है? तुम कहोगे सर रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कंफर्म रिजल्टेंट हमारा ऐसा कुछ होगा। अब जरा बताना, अगर ये ए वेक्टर है वो रिजल्टेंट है तो बी वेक्टर कैसा होगा? तो तुम कहोगे सर जो बी वेक्टर है ना वो ट्राइंगल का तीसरा साइड होगा, जिसका टेल पहले के हेड पे होगा, जिसका हेड दूसरे के रिजल्टेंट के हेड पर होगा। तो हमारा जो बी वेक्टर बनकर आएगा ना ऐसा कुछ बनकर आएगा। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? तो मुझे ए और बी वेक्टर के बीच का क्या कैलकुलेट करना है? एंगल। जरा बताना, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो हम लोग क्या करते हैं? या तो दोनों के टेल को कोइंसाइड कर लेंगे या तो दोनों के हेड को कोइंसाइड करेंगे। देखना यहाँ ए और बी मिले हैं, पर यहाँ ए का हेड है बी का टेल। अगर एंगल निकालना है तो दोनों का टेल होना चाहिए ना। ए को मैंने आगे शिफ्ट किया, ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, और यही थीटा मुझसे पूछा गया है। जरा ध्यान देना, अगर ये थीटा तो ट्राइंगल में बताना ये कितना होगा, टोटल कितना? 180, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब जरा ध्यान देना, मुझे ए पता है, मुझे बी पता है, मुझे ए और बी पता है ना। ए और बी में क्या फार्मूला? ए हमारा हो जाएगा बेस, बी हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। बेस और हाइपोटेनियस में किसका फार्मूला? कॉस का। तो इस ट्राइंगल में कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस थीटा का क्या फार्मूला होता है? बेस है ए, हाइपोटेनियस है बी। जरा ध्यान देना, 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो ये बनकर आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। ए हमारा 6 है, बी 8, 2 3 जा 2 4 जा। तो जरा ध्यान देना, कॉस थीटा फाइनली बनकर कितना आ गया है? माइनस का 3/4। तो थीटा कितना बनकर आ जाएगा? कॉस जब इक्वल टू के दूसरे साइड आएगा तो कितना बनकर आ जाएगा? कॉस इनवर्स माइनस 3/4। देखो कॉस इक्वल टू के दूसरे साइड जब भी जाएगा तो थीटा हमारा कितना बनकर आ गया? कॉस इनवर्स माइनस का 3/4। हमारा फाइनली आंसर कितना बनकर आ गया है? कॉस इनवर्स माइनस 3/4। यहां तक अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लें, नहीं तो इसके आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल देखिए क्या है, इफ एक्स वेक्टर इज इक्वल टू इतना, वाई वेक्टर इज इक्वल टू इतना, तो मुझसे पूछा है 3x वेक्टर माइनस वाई, यानी x में 3 का मल्टीप्लाई करना, करके देखो क्या बनेगा? 3 2 जा 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3 3 जा 9k कैप, माइनस y वेक्टर कितना है? माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। जरा सॉल्व करो, 6i कैप माइनस माइनस प्लस i कैप 7i कैप, 3j कैप माइनस 2j कैप, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? j कैप, 9 माइनस 4 कितना बनकर आ जाएगा? 5k कैप। तो हमारा फाइनली आंसर बनकर आया है 7i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप। 7i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप। कौन सा आंसर है? फर्स्ट वाला। ठीक है ना, बहुत ही बेसिक सवाल है ये तो। अभी तक के हमने 6 सवाल किए, एक भी क्वेश्चन हमें टफ नहीं मिला है। सारे क्वेश्चन ही जो कह रहा है ना वही काम करते हुए चलो आंसर बनकर आ जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करें, देखें क्या है। 5 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ए आर प्लेस्ड फ्रॉम अ कॉमन ओरिजिन। क्या कह रहा है? 5 वेक्टर हैं जिनमें सभी का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, और सभी का ओरिजिन यानी सभी का टेल क्या है? सेम पॉइंट पर। 5 वेक्टर हमारे पास में हैं जिनमें सभी का मैग्नीट्यूड सेम है और सभी वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पर है। मैंने इतना बना दिया। सभी का ओरिजिन यानी सभी एक ही जगह से ओरिजिनेट होते हैं, यानी सभी का टेल एक ही पॉइंट पर है। आगे, सच दैट द एंगल बिटवीन ईच कंजेगेटिव वेक्टर, दो लगातार वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 72। दो लगातार वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? कंजेगेटिव वेक्टर के बीच का एंगल हमें दिया गया है 72 डिग्री। मुझे लग रहा है इसका रिजल्टेंट पूछा होगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, तो मुझे क्या बताना इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तुम्हें याद होना नोट्स में मैंने एक रिजल्ट लिखवाया था, मैं लिख रहा हूं कि n कोप्लेनर वेक्टर हो, सारे वेक्टर एक ही प्लेन में हो और जितने भी वेक्टर हैं सभी का मैग्नीट्यूड सेम हो, सभी का टेल सेम हो और कंजेगेटिव वेक्टर के बीच का एंगल भी सेम रहे ना, तो इनका रिजल्टेंट हमेशा कितना बनकर आता है? 0। ये हमने एक्सप्लेन किया है नोट्स में। नोट्स में रिजल्ट लिखा है कि हमारे पास में 1000 वेक्टर हो
और सभी का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम, सभी क्या हो, कोप्लेनर हो, सभी का टेल एक ही पॉइंट पर हो और कंजुगेटिव वेक्टर के बीच का एंगल सेम होना, तो उसका रिजल्टेंट हमेशा कितना बनकर आ जाता है, 0। तो डायरेक्टली रिजल्ट पे सवाल था और कुछ भी नहीं। अगले सवाल पे मूव करें क्या है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, देखो क्या कह रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है यानी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ट्वाइस, ये कितना है, ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर डॉट प्रोडक्ट, ये किसके इक्वल है, इसके डॉट प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। क्या कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ना इक्वल्स टू है किसके, 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी के। तो मुझसे पूछा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताओ। अच्छा बताना, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का फार्मूला ए बी साइन थीटा, ए डॉट बी का फार्मूला ए बी कॉस थीटा, ए बी और ए बी कट जाएगा ना, साइन अपॉन कॉस कितना बन जाएगा, टेन थीटा आ गया 2। यहाँ देखो इनवर्स मैंने एग्जैक्ट वैल्यू दिया, एक बात, इसको 56 लिखो, ये ऑप्शन हमारा मुझे थोड़ा टाइपिंग एरर हुआ है। टेन थीटा कितना आ गया 2। अच्छा 2 के आसपास टेन किसी का वैल्यू पता है क्या, तुम कहोगे सर टेन 60 का वैल्यू मुझे पता, √3 यानी 1.732 है ना। अब देखो जब 60 डिग्री एंगल होगा तो टेन कितना आउटपुट देता, 1.7, हमें आउटपुट कितना चाहिए 2, तो अब एंगल या तो 60 से बड़ा होगा या 60 से छोटा होगा। यहाँ एक ऑप्शन 60 से बड़ा दिया, दूसरा 60 से छोटा दिया है। इसे हम लोग क्या करेंगे तो जरा ध्यान देना, अगर मैं पूछूं 0 से 90 डिग्री में tan कैसा फंक्शन है, तो 0 tan 0 कितना होता है, 0 tan 45 1 tan 60 √3 tan 90 इनफाइनाइट बहुत बड़ा हो जाता है ना। यानी 0 से 90 डिग्री में अगर बात किया जाए ना, 0 डिग्री से 90 डिग्री में बात किया जाए तो tan हमारा कैसा फंक्शन है, tan x या tan थीटा, तो तुम कहोगे सर tan हमारा जो है ना इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि जितना बड़ा एंगल उतना बड़ा tan का वैल्यू। अब जरा बताना tan 60 अगर 1.7 था तो tan कितने का वैल्यू 2 होगा, तुम कहोगे सर इंक्रीजिंग, वैल्यू अगर बढ़ा तो पक्का एंगल भी बढ़ेगा, तो 60 से बड़ा एंगल हमें लेना है, और 60 से बड़ा एंगल हमारे पास में एक ही है, कितना 63.4। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहे हैं कि 0 से 90 डिग्री में tan हमारा कैसा फंक्शन होता है, 0 से 90 डिग्री में tan हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर tan इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हमारा ये आंसर बनकर फाइनली आ जाएगा। एक बार देखें कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा सुने, नहीं तो अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वेक्टर ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, ए और बी दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या दे रहा है, सेम, एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना दिया हुआ, थीटा। डियर वेक्टर रिजल्टेंट, देखो इनका आर वेक्टर क्या, ए और बी रिजल्टेंट है, मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद ए। देखो क्या कर रहा है, देखते रहना, अगर मैं डायग्राम बनाऊं, अगर हमारे पास में ये ए वेक्टर है ना, हमारे पास में ये बी वेक्टर है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, वो रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ में कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। मुझसे कह रहा है कि दो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, ए और बी का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है, और मुझसे ये कहा हुआ है ना रिजल्टेंट वेक्टर ए और बी का ए के साथ कितना एंगल बनाता है, 45 डिग्री। तो जरा मुझे बताना सोच के, मैंने एंगल याद करने का फार्मूला बताया था, इस एंगल को फाई कहते हैं वैसे ना, tan फाई का फार्मूला याद करना सिखाया था। मैंने कहा था ऊपर क्या लिख देना, साइन थीटा, नीचे क्या लिख देना, कॉस थीटा। अगर ए के साथ एंगल निकालना है तो मल्टीप्लाई किसका, बी का, और ए क्या हो जाएगा, ऐड। मुझसे थीटा पूछा होगा। जरा एक बात ध्यान देना, फाई कितना 45, tan 45 1, ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो बी को भी क्या लिख सकता हूँ, ए अपॉन साइन थीटा, बी को भी क्या लिखा जा सकता, ए अपॉन, देखो यहां से ऊपर नीचे से ए अगर कॉमन ले लो तो ऊपर बच जाएगा कितना, साइन थीटा, नीचे बच जाएगा कितना, 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर बनेगा साइन थीटा, नीचे बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो बन गया 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, इसको सॉल्व पूरा मैं ट्रिग्नोमेट्री से कर सकता हूँ, कैसे, होल स्क्वायर कर दो, फिर यहाँ साइन स्क्वायर बनेगा, वो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, फिर साइन स्क्वायर को क्या लिख देना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये सब करने के बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व कर लेंगे। पर मैं क्या करता हूँ ना, इतना मेहनत करने से बेहतर क्या है ना, वो ऑप्शन चेक करो। पहला ऑप्शन में थीटा को 60 रखो, तो कॉस 60 1/2, 1 प्लस 1/2, इधर कितना बनेगा, साइन 60 √3/2। क्या दोनों इक्वल आएगा, कभी नहीं।
देखो एक तरीका क्या, इसको होल स्क्वायर करके ना, मुझे ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया है, मैं होल स्क्वायर करूंगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इधर लगाऊंगा, इधर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा, सॉल्व करके एग्जैक्ट आंसर आएगा। पर क्योंकि हमारे पास में ऑप्शन है, मैं ऑप्शन पे ज्यादा फोकस करता हूँ। जरा एक बात बताना, 1 प्लस कॉस 90 कितना, 0, साइन 91, 1 इज इक्वल्स टू 1 आ गया ना, तुम्हारा आंसर कितना। इसको सॉल्व मैं कर सकता हूँ, पर ऐसा जब आई इक्वेशन ना, तो सॉल्व करने से बेहतर है कहाँ पहुंच जाया करो, ऑप्शन पे पहुंच जाया करो, ठीक है। अगला सवाल, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। कह रहा एक पार्टिकल है ना, जो आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। एक पार्टिकल है जो आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। आगे, विद कांस्टेंट स्पीड v। अच्छा, पार्टिकल का स्पीड कितना है v। कह रहा जो पार्टिकल है ना, वो सर्कुलर पाथ पर मूव करते हुए उसका स्पीड कितना दिया गया है, v। इट मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये किस पॉइंट से किस पॉइंट तक मूव किया है, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, बी पॉइंट आगे कहीं होगा, अभी देखते हैं कहां पर है। पॉइंट ए टू बी सच दैट द एंगल बिट सच दैट द एंगल एट द सेंटर एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। यानी अगर बी पॉइंट में यहां मान लू ना, तो ए ओ बी, यानी ये जो ए ओ बी एंगल है कितना है, 60 डिग्री। अच्छा, यहाँ भी स्पीड क्या होगा, ऐसे टेंजेंट के डायरेक्शन में कितना, v। इन क्लॉकवाइज, अच्छा ए से बी वो क्लॉकवाइज गया है ना, तो ए से बी अगर क्लॉकवाइज गया है तो मैं ये डायग्राम बनाता हूँ। फर्स्ट केस वाला देखो, वहां मैंने एंटी क्लॉकवाइज भेज दिया ना, तो मुझे कैसे भेजना है, मुझे भेजना है क्लॉकवाइज, यानी ये होगा, ये पॉइंट हमारा ए होगा ऐसे, ये पॉइंट हमारा बी होगा, और ये सब मिलके सेंटर पे कितना एंगल बनाते हैं, ये हो गया क्लॉकवाइज। आगे, अनदर पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ऑन द सेम सर्कल विद स्पीड v। क्या कह रहा है, एक दूसरा पार्टिकल है जो उसी सर्कल पे v स्पीड, सेम स्पीड से भी मूव कर रहा है, मूव्स ऑन द सर्कल विद स्पीड v, बट फ्रॉम पॉइंट b टू पॉइंट a। लेकिन जो दूसरा पार्टिकल है वो a से b नहीं जाता, वो कहां से कहां जाता है, b से a आता। पहला पार्टिकल a से b गया है, दूसरा पार्टिकल कहां से कहां जाएगा, b से a जाने वाला है। तो जरा इसका भी डायग्राम मैं बनाऊं, सेकंड केस का भी डायग्राम बनाओ। देखो पहले केस में क्या कहा था ना, पहले केस में कहा है एक सर्कल में एक पार्टिकल ए से बी गया है यूनिफॉर्म स्पीड v से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब कह रहा दूसरा पार्टिकल है जो उसी सर्कल में ना बी से कहा गया, ए। अच्छा, बी से ए जाएगा, अगर ए से बी क्लॉकवाइज था तो बी से ए क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और उसका भी स्पीड कितना है, दूसरे वाले पार्टिकल का भी v है। देखो दूसरा वाला केस का डायग्राम बनाओ, ये 60 ही है, अगर B से A जाएगा तो ऐसा, स्पीड कितना है, सेम ही। ये B पॉइंट ये हमारा A। पूछा क्या, अब जो पूछा उस पर ध्यान देना। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, मुझे क्या बताना है, मैग्नीट्यूड किसका, ऑफ द वेक्टर डिफरेंस बिटवीन देयर चेंज इन वेलोसिटी। यानी चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का डिफरेंस नहीं, चेंज इन वेलोसिटी के वेक्टर डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड आएगा। यानी इस पहले केस को मैंने पहला केस कहा हुआ, इसको दूसरा केस कह दूं, तो मुझसे कह रहा दूसरे केस में जो चेंज इन वेलोसिटी है माइनस पहले केस में जो चेंज इन वेलोसिटी है उसको करो। जरा एक बात ध्यान देना, दूसरे केस को देखना, चेंज इन वेलोसिटी कभी लिखना हो क्या लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। चलो मैं इस डायरेक्शन को प्लस मानूं तो हो जाएगा कितना, v। ये देखना इसको, तो हो जाएगा v। अच्छा वेक्टर क्या, एक मिनट देखना, मैं एक काम कर रहा हूँ, ए पॉइंट को देखो, वेलोसिटी ऊपर भी है और उसके अपोजिट भी है, बी पॉइंट को देखो अपवर्ड भी है डाउनवर्ड भी। इस वाले केस में दोनों वेलोसिटीज को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, इस वाले केस में नेगेटिव ले लूंगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, चेंज इन वेलोसिटी, जरा ध्यान देना। तो सर चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल बी पर है, लेकिन बी पर जो है ना ए इस वाले के अपोजिट है, तो उसको क्या ले लेंगे, नेगेटिव। माइनस ए पर भी क्या है, नेगेटिव, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फाइनली आंसर हमारा बनकर आ गया कितना, 0। अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखना, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड v। एक पार्टिकल जो है ना सर्कुलर पाथ पर कितने स्पीड से मूव कर रहा है, तो एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड v से मूव करता है। आगे, इट गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ये कहां से कहां जाता है, ए से बी गया है, बी आगे कहीं होगा, ये सेंटर मान लेता हूं।
सच दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू थीटा। ए से बी इस तरह ही गया है ना कि ए से बी के बीच में जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो एंगल मुझे कितना दिया हुआ, थीटा दिया गया है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द एंगल ए ओ बी। तो मुझे क्या बता रहा, ए ओ बी के बारे में क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। अब क्या करा, थीटा हमारा 180 डिग्री होगा, थीटा हमारा 90 होगा, थीटा 0 से 180 और ऑलवेज ट्रू फॉर एंगल थीटा। तो मुझसे कह रहा देखो हर एंगल के लिए ट्रू होगा कि नहीं, जरा बताना। ए ओ बी यानी दोनों, हमने एक रिजल्ट पढ़ा होगा, देखते रहना। ये क्या कह रहा है, जो ये दोनों वेलोसिटी वेक्टर है ना, सेंटर पे कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा। क्या ये थीटा हर एंगल के लिए ट्रू है या नहीं है। तो तुम कहोगे सर ये थीटा हर एंगल के लिए ही ट्रू होगा, क्यों, क्योंकि देखना हमने पढ़ा हुआ है ना, देखते रहना। सपोज, दोबारा स्टार्टिंग से पढ़ो। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड v। एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड v से सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा था। इट गोज फ्रॉम पॉइंट a टू b। ये कहां से कहां गया है, a पॉइंट से स्टार्ट किया है और b पॉइंट तक मूव किया है। सच दैट एंगल AOB इज इक्वल्स टू थीटा, यानी सेंटर पे कितना एंगल बना हुआ, थीटा। आगे, सपोज द एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इज आल्सो थीटा। कह रहा मान लो ए वेक्टर, ए पर जो वेलोसिटी है, बी पर जो वेलोसिटी है, इन दोनों वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तुम्हें अगर नोट्स में याद हो ना, तो मैंने नोट्स में बार बार बोला है कि सर्कल में एक प्रॉपर्टी होता है कि सर्कल के रेडियस के बीच में जो एंगल होगा ना, उन्हीं पॉइंट पर ड्रॉ टेंजेंट के बीच का एंगल के क्या होता है, सेम। यानी अगर ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, मैंने प्रूव कर कर दिखाया था। अब क्या कह रहा है, ये जो स्टेटमेंट है ना, क्या ये हर एंगल के लिए ट्रू है या नहीं है। तो जरा देखो, मन में आता है हाँ सर यहाँ तो सही है, पर जो बच्चा थोड़ा दिमाग लगाएगा ना, वो कहेगा सर आपने कहा कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कभी क्या नहीं होता है, 180 डिग्री से बड़ा नहीं होगा। तो हमारा आंसर देखो 0 से 180 और ऑलवेज ट्रू फॉर एनी एंगल थीटा, इन दोनों में से दोनों पॉसिबल है। क्योंकि हमने पढ़ा दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से 180 होगा, और यहाँ एंगल बड़ा भी हो सकता है ना। कोई कहे सर बी पॉइंट वहां नहीं है, मान लिया ए पॉइंट यहाँ था, वेलोसिटी ऐसा, बी पॉइंट हमारा यहाँ, वेलोसिटी ऐसा। अब वो कहेगा सर देखिए ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा। अब ये जो एंगल आया ये 180 डिग्री से बड़ा आ गया ना। अब क्या दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो सकता नहीं। तो मैं कहूंगा तुम लोग ना बेसिक गलती करो, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछे, दो लाइन के बीच का एंगल पूछे ना, तो दो लाइन के बीच में हमेशा दो एंगल बनता, एक एक्यूट दूसरा ऑप्टियूस। और हमेशा कौन सा एंगल हम लोग लेकर चलते हैं, एक्यूट। तो यहां पर भी तुम्हें पता ये एंगल थीटा नहीं मानना, एंगल ये वाला थीटा मानना पड़ेगा, जो कि दोबारा से कितना हो जाएगा, 180 डिग्री से छोटा। तो भले वेक्टर ए, हमारा पार्टिकल ए से बी यहां आ गया हो, तो लेकिन वो अब सेंटर पे बना एंगल थीटा उसे नहीं मानेंगे। सेंटर पे बना एंगल हमेशा छोटा वाला एंगल मानते हैं, क्योंकि दो लाइन के बीच में एक्यूट एंगल भी बनता है, ऑप्टिव्स एंगल भी बनेगा। और हमेशा कौन सा एंगल कंसीडर करते हैं, एक्यूट एंगल मानेंगे। तो यानी हमारा थीटा, ये वाला रिजल्ट हमेशा सही है। एंगल कभी भी 180 डिग्री से बड़ा हो ही नहीं सकता है जो सेंटर में बन रहा है, इसलिए ये रिजल्ट हमेशा सही है। और हमने रटा भी था ना, क्या रटा हुआ है कि जो हमारे टेंजेंट के यानी जो वेलोसिटी के बीच का एंगल होता है, वही उस पॉइंट पे ड्रॉ रेडियस यानी सेंटर पे बना हुआ एंगल भी सेम रहता है। तो ये हमेशा ट्रू होगा। बहुत सारे लोग थर्ड ऑप्शन में कंफ्यूज करेंगे, तो ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या है, असर्शन है द एंगल बिटवीन वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी इज ऑलवेज 90। क्या कह रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का एंगल हमेशा 90 होगा अगर इफ a डॉट b इज इक्वल्स टू 0। देखो मैं असर्शन पढ़ रहा हूं, अगर a डॉट b 0 है तो इसका मतलब क्या है कि a वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, b वेक्टर। अब मुझसे कह रहा है कि इसके बीच का एंगल भी क्या होगा, 90। अच्छा, वो 90 का मतलब ये a प्लस बी और a माइनस बी क्या होंगे, परपेंडिकुलर। क्या ऑलवेज होगा या नहीं। देखो एक वर्ड क्या आया है, द एंगल बिटवीन द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी इज ऑलवेज 90। क्या इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा 90 होगा। जब जब a और b परपेंडिकुलर होंगे, मैं जरा चेक करके देखूं, a और b परपेंडिकुलर का मतलब क्या, a डॉट b 0 का मतलब क्या था, a और b परपेंडिकुलर है। अब इन दोनों के बीच का एंगल 90 निकालना है ना, तो इन दोनों का क्या ले लो, डॉट। अगर तुम्हें फार्मूला याद हो, हमने पढ़ा था
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी। क्या ये जीरो है? नहीं सर, ये जीरो तभी आएगा ना जब ए और बी क्या है, इक्वल। तो अगर कहता मे बी, अगर ए डॉट बी अगर परपेंडिकुलर हो और ये कहता कि ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर मे बी परपेंडिकुलर, तो मैं कहता हाँ पॉसिबल है। दो वर्ड हमेशा देखो ध्यान में रखना है हमें। अगर कभी भी किसी सवाल में ना, फिजिक्स में किसी सवाल में मे भी आए और किसी सवाल में आ जाए ऑलवेज, तो जब ऑलवेज आए ना तो जो स्टेटमेंट लिखा उसको गलत प्रूव करने की कोशिश करो, और जब मे भी आए तो उसको सही प्रूव करने की कोशिश करो। यहां पर क्या है, ऑलवेज 90। तो जरा बताना ये जीरो कब होगा? जब ए और बी इक्वल हो जाए। क्या ए और बी इक्वल होने पे कहीं कंडीशन लगाया था? नहीं, सिर्फ कंडीशन किस पे था, ए और बी परपेंडिकुलर पे। तो क्या ये ऑलवेज जीरो बनेगा? नहीं। तो क्या ये ऑलवेज परपेंडिकुलर है? नहीं। कब बनेगा? जब ए और बी इक्वल हो। पर अगर यही स्टेटमेंट ना ऑलवेज की जगह क्या लिखा होता, मे बी ना, तो मैं कहता असर्शन ट्रू है। अभी असर्शन हमारा क्या आ चुका है, फॉल्स। यानी असर्शन हमारा क्या आ चुका है, रीजन पढ़ना। इफ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। हाँ ये सही है, तो असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू। पर असर्शन में यहाँ मे भी लिखा होता है 90 डिग्री, तो मैं कहता हाँ सही है। क्यों? क्योंकि ए और बी किसी न किसी केस में इक्वल हो सकता है, और इक्वल होगा तो डॉट जीरो, और डॉट जीरो तो उनके बीच का एंगल, परपेंडिकुलर का मतलब बीच का एंगल 90। अगले सवाल पे असर्शन इफ ए डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो। ए डॉट बी जीरो का मतलब क्या है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर की, देन एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। हाँ ट्रू है, असर्शन ट्रू है। रीजन डॉट प्रोडक्ट इज मिनिमम। अच्छा बताना, डॉट प्रोडक्ट का मिनिमम मैक्सिमम हमने पढ़ा होगा ना। ए डॉट बी का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, माइनस ए बी, कितने एंगल पे था, 180 डिग्री। ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, प्लस ए बी, कितने पर होता है, 0 डिग्री पे। जरा बताना मिनिमम कितने एंगल पर है, 180, और ये कितना कह रहा है, 90। तो असर्शन ट्रू है। रीजन हमारा क्या है, फॉल्स है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है ना। अगला सवाल, इफ टू वेक्टर ऑफ फिक्स मैग्नीट्यूड ए एंड बी आर एडेड, यानी एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल मान लेता हूं कुछ भी थीटा है, इनको ऐड किया गया, एंड द एंगल बिटवीन एंड द एंगल थीटा बिटवीन देम इज इंक्रीज फ्रॉम 0 टू 180। कह रहा इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है ना, इसको मैं 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में इंक्रीज करूं। देखो दोबारा, कह रहा दो वेक्टर ए और बी है, इनके बीच का एंगल जो थीटा है ना, इस थीटा को अगर मैं 0 से 180 डिग्री इंक्रीज करूं, तो मुझसे पूछा क्या है, हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। जरा बताना इसके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला होता है। तो तुम कहोगे सर दो वेक्टर के एडिशन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बनकर आएगा। अब जरा देखो, ए और बी तो फिक्स वैल्यू है, मैग्नीट्यूड चेंज होता नहीं है, सिर्फ थीटा चेंज कर रहा हो ना। और हमें पता अगर थीटा हमारा 0 से 180 डिग्री में चेंज होना, तो 0 से 180 डिग्री में जब थीटा बढ़ता है तो हमारा कॉस थीटा लगातार क्या करेगा, डिक्रीज। क्योंकि कॉस थीटा 0 से 180 में कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। और कॉस अगर डिक्रीज करेगा तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी लगातार क्या करता रहेगा, डिक्रीज करता रहेगा। बहुत बेसिक काम था, ठीक है। अगले सवाल पे चले, इफ द डिफरेंस ऑफ द टू यूनिट वेक्टर, क्या कह रहा है, दो यूनिट वेक्टर का डिफरेंस, मान लिया एक वेक्टर ए कैप है दूसरा वेक्टर बी कैप। कैप क्यों लगाया, क्योंकि दोनों ही कैसा वेक्टर है, यूनिट। डिफरेंस कह रहा तो मैंने ए कैप माइनस बी कर दिया। इज आई यूनिट वेक्टर, और ये जो खुद है ना, ये खुद भी क्या है, एक यूनिट वेक्टर। दो वेक्टर के, दो यूनिट वेक्टर के डिफरेंस जो है ना, वो खुद भी क्या, एक यूनिट वेक्टर है। तो मुझसे पूछा क्या, देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम, तो मुझे बताना है इसके समेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा। देखो दोबारा सुनो, कह रहा दो वेक्टर के डिफरेंस जो है ना वो किसके इक्वल है, वो खुद भी एक यूनिट वेक्टर है, तो इसके समेशन का मैग्नीट्यूड बताओ। अच्छा मैं दोनों तरफ मॉड ले लूंगी, तो दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट का फार्मूला 2a sin थीटा बाई 2। यूनिट वेक्टर है तो कितना, 1 साइन थीटा बाई 2 कितना बनकर आ जाएगा, 1/2। साइन कितने का वैल्यू 1/2 होता है, 30। तो थीटा हमारा फाइनली कितना बनकर आ गया। ऐसे दो वेक्टर के रिजल्टेंट के एडिशन के मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला था, जब मैग्नीट्यूड सेम हो, 2a cos थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 कितना, और cos 30 होता है √3/2। आंसर कितना आ गया, √3। नोट्स में ऐसे सवाल हमने किया हुआ, डीपीपी में भी ऐसे सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, टू यूनिट वेक्टर हैव एन एंगल
ऑफ 150 डिग्री। कह रहा दो यूनिट वेक्टर है, ऐसे दो यूनिट वेक्टर है, इनके बीच का एंगल कितना 150 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर सम, इसके सम का मैग्नीट्यूड जरा बताना। फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट पहले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos 150, ठीक है ना। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला फार्मूला मैंने लगा दिया है। जरा ध्यान देना, बना क्या 1 + 1 2। अच्छा cos 150 साइड में वैसे हमें निकालना आता होगा, मैं बगल में निकाल के दिखा रहा हूँ। 150 निकालना, 150 किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में। इसको क्या लिख दो 180 - 30, 180 - 30 सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव, क्या बनेगा cos 30 कितना √3/2। cos 30 कितना √3/2, तो यहाँ मैं लिखूंगा -√3/2, 2 कट गया, आंसर बन गया 2 - √3। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करें। अ वेक्टर ए इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 2π। एक वेक्टर ए था, इसको मैं रोटेट करके एक राउंड पूरा रोटेट कर दूं, ये दोबारा से इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो कह रहा मैग्नीट्यूड, एक मिनट सुनो, रोटेशन में कितना भी एंगल रोटेट करे मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होता है। तो अगर पहले मैग्नीट्यूड हमारा ए था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहता ए, तो अब नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना रहेगा, ए ही रहने वाला है। अगला सवाल, अ वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद वाई एक्सिस। क्या क्या कह रहा है कि एक वेक्टर जो है ना, मान लिया ए वेक्टर, ये वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाता है थीटा, हैज वाई कंपोनेंट ऑफ 0। अच्छा, इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट 0 कब होगा, जब ये सारा का सारा वेक्टर कहाँ चला है, ए वेक्टर घूम फिर के अगर एक्स एक्सिस पर पहुंच जाए ना, तो इसका वाई कंपोनेंट कितना बनकर आ जाएगा 0। अगर ये वेक्टर एक्स एक्सिस पे आ गया तो ये थीटा कितना बन जाएगा 90। तो मुझसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, कितना 90। देखो अगर ए वेक्टर हमारा एक्स एक्सिस पर आ जाए तो वाई एक्सिस के साथ कितना है बनेगा, वाई एक्सिस के साथ एंगल 0। मुझे कैसे पता चला ए वेक्टर एक्स पे आया, क्योंकि कह रहा है वेक्टर का एक्स वाई कंपोनेंट कितना 0, वेक्टर का वाई कंपोनेंट 0 कहां पर होगा, वाई एक्सिस पर, जब वेक्टर एक्स डायरेक्शन में आ जाए। अगला सवाल, इफ एफ इज इक्वल्स टू 7i कैप। देखो एफ वेक्टर हमें कितना दिया है 7i कैप प्लस एक्स जे कैप, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मुझे कितना दिया है 3i कैप प्लस 6j कैप, एंड द वर्क डन इज 0। जरा बताना, वर्क डन 0 दिया है तो मुझसे x का वैल्यू पूछा हो, किसका वैल्यू बताना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x जरा बताना कितना बनकर आएगा, तो जरा सोच के बताओ वर्क हम निकालते कैसे हैं। तो अगर दो फोर्स पता हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पता हो, तो वर्क का फार्मूला क्या था F.D। जरा बताना डॉट कैसे लेंगे, 7 × 3 प्लस x × 6, 6x हमारा आ गया -21, x कितना आया -21/6, 3 2 जा 3 7 जा, फाइनली सॉल्व करके x कितना बनकर आ गया -7/2। -7/2 का मतलब कितना -3.5। क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव करें, देखें एट व्हाट एंगल द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड a प्लस बी एंड a माइनस बी। मान लिया एक वेक्टर x था, तो x का मैग्नीट्यूड कितना दिया है a प्लस बी, दूसरा वेक्टर y है तो y का मैग्नीट्यूड कितना दिया a माइनस बी, मस्ट एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट इज अंडर रूट ए स्क्वायर। और इसका रिजल्टेंट कितना कह रहा ना हो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इनके बीच का क्या बताना है। देखो दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड पता है, रिजल्टेंट पता है, उनके बीच का एंगल बताना है। तो हमें याद है ना, अगर दो वेक्टर x और y हो तो इनके रिजल्टेंट वेक्टर के फार्मूला क्या होता है मैग्नीट्यूड का, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy cos थीटा। अच्छा, अंडर रूट खत्म करना है तो होल स्क्वायर कर दो, तो आर स्क्वायर कितना बनकर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy cos थीटा। जरा बताना आर स्क्वायर कितना, यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स हमारा कितना a प्लस बी का होल स्क्वायर, y कितना a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2x हमारा कितना a प्लस बी, y हमारा a माइनस बी इंटू कॉस थीटा। सॉल्व करो देखो, तो इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो तुम कहोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ जरा ध्यान देना, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, क्या बनकर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू के दोनों साइड में कट जाएगा, प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी कट गया, ये इधर आएगा तो कितना बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस का यहाँ कितना टू ए स्क्वायर माइनस, मुझे कॉस थीटा निकालना है ना, जरा बताना यहाँ से कॉस थीटा कितना बनेगा, तो ऊपर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू, इस माइनस को इसको दे दो तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कॉस थीटा इतना तो थीटा कितना कॉस इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, सिर्फ कैलकुलेशन वाला सवाल था, बहुत ही आसान सवाल है, हाँ थोड़ा सॉल्व करना था, 1 मिनट टाइम लगता, हमारा आंसर सेकंड वाला है, टू कॉस इनवर्स सॉरी आ गया कॉस इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, अगले सवाल पे चले 21 पे। द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाई v इक्वल्स टू, हमें क्या फार्मूला दे रहा ओमेगा, v इक्वल्स टू फार्मूला हमें कितना दे रहा ओमेगा क्रॉस आर, द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मुझे दिया है, आर मुझे दिया है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है, जरा बताना क्रॉस कैसे निकालते हैं, तो तुम कहोगे सर क्रॉस निकालने का तरीका है, दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, पहले रो में आई कैप जे कैप लिखेंगे, ओमेगा पहले है तो ओमेगा का कॉफिशिएंट पहले लिखना कितना 5 माइनस 4 प्लस 9, आर बाद में है तो आर का कॉफिशिएंट बाद में 8 माइनस 6 प्लस 3, टेबल कैसे ओपन करेंगे, आई कैप लिखो ब्रैकेट लगा दो, माइनस जे कैप लिखो ब्रैकेट लगा दो, ये सब रटा हुआ क्लास में, क्या इसमें दिमाग लगाना। अब आई कैप का ब्रैकेट कैसे फिल करेंगे, आई कैप जिस रो जिस कॉलम में उसको छिपा लो, तो माइनस कितना 4 3 जा 12 माइनस माइनस प्लस 6 9 जा 54 माइनस कितना, जे कैप का ब्रैकेट कैसे फिल करोगे, जे कैप जिस रो जिस कॉलम में छिपा लो 8 9 जा 72, के कैप जिस रो जिस कॉलम में छिपा लो माइनस 30 माइनस माइनस प्लस 32। मैं इसमें बोल नहीं रहा हूँ, अगर क्रॉस नहीं निकालना आता तो हम टेस्ट कैसे दे रहे थे। अब ये सॉल्व करना, ये लंबा बनेगा, अंडर रूट 5017 या इसके अराउंड कुछ बनेगा, सॉल्व करके हाँ इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड लेना है ना, और मैग्नीट्यूड जब लेने जाओगे ना तो ये बहुत लंबा बनेगा, स्क्वायर बड़ा बड़ा करना पड़ेगा, वो करके देखना, उसके बाद अंडर रूट 5000 समथिंग आता है, जो लगभग कितना आंसर हो जाता है 70 पॉइंट समथिंग। ठीक है ना, अगला सवाल 22, द वैल्यू ऑफ पी, मुझसे किसका वैल्यू पूछा है, कह रहा पी का वैल्यू कैलकुलेट करो सो डेट द वेक्टर ये आर कोप्लेनर। अच्छा बताना, इस वेक्टर को मैं ए कह देता हूं, इस दूसरे वेक्टर को मैं बी मान लेता हूं, इस तीसरे वेक्टर को अगर मैं सी मान लूं, तो कह रहा तीन वेक्टर कोप्लेनर है, दो में तो कंडीशन ही नहीं है, दुनिया के हर दो वेक्टर कोप्लेनर होंगे, कंडीशन तीन या उससे ज्यादा वेक्टर में बनता है, तो कह रहा ये तीनों कोप्लेनर है, कोप्लेनर का मतलब क्या, तीनों ऐसे मैं ए बी सी बना दूं, तो इसके कहने का मतलब है ना ए बी सी तीनों एक ही प्लेन में है, जरा बताना अगर ए बी सी वेक्टर तीनों एक ही प्लेन में हो, तो पहले दो का क्रॉस, किन्हीं भी दो का, किन्हीं भी दो का जो क्रॉस, ए और बी का क्रॉस कैसे आ गया, ए और बी के परपेंडिकुलर यहां तक कि ए और बी जिस प्लेन में उसके परपेंडिकुलर यहां तक कि सी के भी क्या आ जाएगा। अब बताना ए क्रॉस भी निकालना आता, हाँ फिर ए क्रॉस भी निकाल के उसका क्या कर लो, सी के साथ डॉट ले लो, आंसर बनकर आ जाता है। अब मैं सब इसको क्या करना बताना, एक प्लेन का मतलब क्या, ए क्रॉस बी किसके परपेंडिकुलर है, सी के, तो ए क्रॉस बी और सी का डॉट कितना बनकर आ जाएगा 0, तो पहले ए क्रॉस बी निकालो, देखते रहना, अभी हमने पिछले सवाल में क्रॉस निकाला, क्रॉस कैसे निकालते हैं, तो तुम कहोगे सर पहले रो में क्या लिख दीजिए आई कैप जे कैप की कैप, दूसरे रो में ए का कॉफिशिएंट कितना 2 माइनस 1 प्लस 1, ए का कॉफिशिएंट कितना 2 माइनस 1 प्लस 1, बी का कॉफिशिएंट कितना 1 2 माइनस 3, ओपन करो जरा, आई कैप के बाद में ब्रैकेट लगाओ, क्या बनेगा देखो, माइनस इंटू माइनस 3 माइनस 2 कितना 1, माइनस जे कैप के बाद में ब्रैकेट लगता है, देखो ब्रैकेट कैसे फिल करेंगे, जिस रो जिस कॉलम में खत्म करो, 2 इंटू माइनस 3 कितना माइनस सिक्स और माइनस 1 कितना माइनस 7, यहाँ माइनस पहले से कितना बनकर आ जाएगा प्लस 7, के कैप का ब्रैकेट फिल करो, तो के कैप जिस रो कॉलम में छिपाओ 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 1 4 प्लस 1 कितना 5, इसका सी के साथ क्या लेना डॉट, अच्छा सी वेक्टर देखो यहाँ है ना ये, तो 1 इंटू 3 कितना बन जाएगा 3, 7 इंटू पी 7p, 5 इंटू 5 25 इज इक्वल्स टू 25 प्लस 3 कितना 28, इधर आएगा माइनस 28, 7 4 जा, सॉल्व करके हमारा p का वैल्यू कितना बनकर आ गया, तो मुझे पता अगर तीन वेक्टर को प्लेनर है, तो किन्हीं भी दो का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट क्या बनने वाला है 0। ठीक है ना, आगे अगले सवाल 23 पे मूव करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है,
थ्री वेक्टर्स एज शोन इन द फिगर है मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड 3 दिया, बी का 4 दिया, सी का 10 दिया है। फाइंड नंबर्स पी एंड क्यू, मुझे किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, पी और क्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कब, जब सी इज इक्वल्स टू, मुझे ये दिया गया है, जरा ध्यान देना। यानी सी वेक्टर, ए और बी वेक्टर को ना सी के फॉर्म में लिखना है। पहले देखो, ए को वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो तुम कहोगे सर ए तो एक्स डायरेक्शन में ही है ना, तो ए वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए का मैग्नीट्यूड कितना 3 और डायरेक्शन एक्स में है तो आई कैप। ऐसे तीनों वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिख लो। बी को जरा वेक्टर फॉर्म में लिखना, तो बी का एक्स कंपोनेंट ये कितना, बी कॉस 30, कॉस 30 कितना √3/2। बी का वाई कंपोनेंट कितना, बी साइन 30, ये कितना हो जाएगा b/2। तो जरा बताना बी वेक्टर, अच्छा बी का वैल्यू मुझे कितना दिया 4, तो 4/2 कितना 2√3 i कैप, b/2 4/2 2j कैप। ऐसे सी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखना। देखना सी को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखकर बता रहा हूं, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर। एंगल जरा देखो, ये 90 ये 30, टोटल 180, तो ये कितना 60। तो सी का ये कंपोनेंट कितना, सी cos 60 यानी c/2, सी sin 60 यानी √3/2 सी। अब देखो सी का वैल्यू कितना दिया 10, तो 10/2 कितना 5, 10/2 कितना 5, पर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा -5 i कैप। ये 10/2 कितना 5 और पॉजिटिव डायरेक्शन में तो 5√3j है। अब ए बी सी तीनों वैल्यू ले चल के यहाँ पुट कर दो, आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। हमने क्या किया ना, ए बी सी तीनों को आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में लिखा, वहां ले जाके रखें, सॉल्व करके पी और क्यू अपने आप हमारा आंसर बनकर आ जाएगा। जरा ध्यान देना सी वेक्टर कितना है, तुम कहोगे सर -5 आई कैप प्लस 5√3j कैप इज इक्वल्स टू, ए में किसका मल्टीप्लाई करना है, पी का, तो ए में पी का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3pi कैप। जे, अच्छा बी में किसका मल्टीप्लाई करना है, क्यू का, इसमें क्यू का मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2√3qi कैप और 5 नहीं 2qj कैप। अब दो वेक्टर इक्वल हो तो आई कैप का कॉफिशिएंट आई कैप के इक्वल होता है, जे का जे के इक्वल होगा। अच्छा जे का यहाँ कॉफिशिएंट कितना 5√3, जे का यहाँ कॉफिशिएंट कितना 2q, तो सॉल्व करके q कितना बनकर आ गया 5√3/2। आई का यहाँ कॉफिशिएंट -5, आई का यहाँ कितना 3p और यहाँ कितना 2√3q। q का वैल्यू लाके यहाँ रखो, तो जरा ध्यान देना 2q, q का वैल्यू लाके रखो कितना बनेगा 2√3q कितना आया था 5√3/2 कट गया, 5 × 3 बनेगा, 5 3 जा 15 उधर गया, -15 -5 कितना -20, 3p आ गया इतना, तो p कितना बनकर आएगा -20/3 और q कितना बनकर आया -20/3 है ना, और हाँ -20, हाँ -20/3 और कितना 5√3/2। सॉल्व करके हमारा ये आंसर बनकर आ गया, ठीक है ना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24, देखना क्या क्वेश्चन है। वेक्टर ए इज ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड इज 60 डिग्री अबव द एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कह रहा है कि हमारे पास में ए वेक्टर जो है ना, जिसका लेंथ यानी मैग्नीट्यूड कितना 2 सेंटीमीटर है और जो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है। वेक्टर बी इज ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड 60 डिग्री बिलो द एक्स एक्सिस। बी वेक्टर का भी लेंथ कितना है 2 सेंटीमीटर, यानी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना है 2 सेंटीमीटर, और फिर कह रहा है ये एक्स एक्सिस के बिलो है कितने एंगल पे, द सम ऑफ ए प्लस बी। तो मुझे बताना है द सम ऑफ ए प्लस बी इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना बनकर आएगा। जरा ध्यान देना, हमने एक रिजल्ट पढ़ा होगा, देखो ये सवाल मैं रिजल्ट से कर रहा हूं कि दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो, सुनते रहना, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट हमेशा उनके बाइसेक्टर से पास करेगा। अब देखो ऊपर 60 नीचे 60, तो इनका रिजल्टेंट कहां पर जाएगा एक्स एक्सिस पे। और अभी आज एक रिजल्ट पिछले सवाल में मैंने कहा था, याद कर लो क्या, कि दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो तो रिजल्टेंट हमेशा किसी एक के इक्वल आएगा। तो रिजल्टेंट कितना आया 2 सेंटीमीटर पॉजिटिव एक्स में।
ये रिजल्ट यूज करो ना, सवाल में पेन नहीं चलाना, नहीं तो कंपोनेंट वगैरह करो, सॉल्व करो। हमने क्या रिजल्ट यूज किया पहले, कि दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर से पास करता है, यानी बीचों बीच से। फिर हमने देखा दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो तो रिजल्टेंट कितना मैग्नीट्यूड कितना होता, जो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यानी कितना 2 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 डाइन। देखो पहले वेक्टर का भी, पहले फोर्स का भी मैग्नीट्यूड 10 डाइन है, दूसरे फोर्स का भी मैग्नीट्यूड 10 डाइन आर शोन इन फिगर, देन दियर रिजल्टेंट, मुझे क्या बताना है, इसका रिजल्टेंट। अब देखो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, अगर बीच का एंगल पता चल जाए तो हमारा काम बनेगा। अगर तुम लोग ध्यान दे रहे हो ना तो देखो ए वेक्टर का एक वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा, दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा। कभी भी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो या तो दोनों का टेल मिले या दोनों का हेड। इसका टेल है, इसका हेड आ रहा है ना, तो इसको अगर आगे बढ़ा दो तो यही क्या हो जाएगा, थीटा। अगर ये 60 तो ये कितना 120। और जरा ध्यान देना, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम और बीच का एंगल कितना 120 हो तो रिजल्टेंट हमारा कितना बनकर आ जाता है, एक वेक्टर के इक्वल आएगा। एक लाइन का सवाल है, देखो आंसर कितना आ गया 10। तीन सवाल इसी एक कॉन्सेप्ट पे था। अगला, इफ ए प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी, क्या कह रहा है, ए प्लस बी जो है ना ये परपेंडिकुलर है बी के। परपेंडिकुलर का मतलब इसके साथ डॉट कितना बनेगा, 0। सॉल्व करो, क्या बना, ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 0। ऐसे देखते हैं। एंड ए प्लस टू बी इज परपेंडिकुलर टू ए, क्या कह रहा है, ए प्लस टू बी जो है ना ये परपेंडिकुलर है किसके, ए, यानी ये डॉट कितना आएगा, 0। देखते रहना, ये क्या बनेगा, ए डॉट ए प्लस टू बी डॉट ए कहो या ए डॉट बी कहे एक ही बात है। अच्छा यहां से ए डॉट बी अगर निकालो मैं ना तो ये बी स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ए डॉट बी का वैल्यू, ए डॉट ए कितना ए स्क्वायर, ए डॉट बी कितना माइनस बी स्क्वायर, ये इधर आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना 2b स्क्वायर, तो ए इज इक्वल्स टू √2b। आंसर हमारा आ गया ए इज इक्वल्स टू √2b। जो कह रहा है ना, हमने देखा डॉट अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट कितना 0। क्वेश्चन नंबर 27 देखना क्या है, द सम डिफरेंस एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ओनली इफ, क्या कह रहा है कि दो वेक्टर का सम, दो वेक्टर का डिफरेंस और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। यानी एक वेक्टर ये ए, दूसरा वेक्टर बी। जरा मुझे बताना ए माइनस बी क्या होता, हमने पढ़ा हुआ ये क्या होगा, ट्राइंगल का तीसरा साइड जिसका हेड ए पर टेल बी पर, ए माइनस बी बताएगा। यहाँ बीच में से ए प्लस बी आएगा। अब क्या कह रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी और ये ए क्रॉस बी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। कब होंगे, देखो मुझसे क्या कह रहा है कि a प्लस बी, ए माइनस बी और a क्रॉस बी जो है ना तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मुझे इतना पता है ना कि a क्रॉस बी हमेशा ही क्या रहता है, a क्रॉस बी हमेशा ही क्या रहता है, a के परपेंडिकुलर b के, a प्लस बी, ए माइनस बी के। इसमें कुछ नई बात नहीं है। नई बात क्या है ना कि कह रहा कि a प्लस बी और a माइनस बी परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट कितना, क्या मैं कह रहा हूँ, ए क्रॉस बी तो हमेशा इन सबके परपेंडिकुलर होता, नोट्स में हमने लिखा। नई बात क्या कह रहा है ना कि ए प्लस बी और ए माइनस बी भी क्या आपस में परपेंडिकुलर, और दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट कितना 0। ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी कितना बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी ए इज इक्वल्स टू बी। तो ये कंडीशन कब फॉलो होगा। अच्छा ए क्रॉस बी वाला क्यों नहीं चेक कर रहा हूं, क्योंकि ए क्रॉस बी हमेशा ही ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए और बी के परपेंडिकुलर होता है। नई बात क्या कह रहा है ना कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। कौन दोनों, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो उन दोनों का डॉट कितना 0। सॉल्व करके ए इज इक्वल्स टू कितना आ गया बी, यानी मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ बी एंड देयर डायरेक्शन आर आर्बिट्री। ऐसा बताना इन दोनों के बीच का एंगल मैटर करता है क्या, ठीक सर, कहीं एंगल वगैरह का फर्क ही नहीं है, कुछ भी एंगल हो हमेशा ही ट्रू है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28, in the cube of side A shown in the figure, the vector from the central point of the face ABOD to the central point of the face BEFO। हाँ ध्यान देना, देखो ABOD कहा, ABOD, तो अगर तुम ध्यान दे रहे हो ना ABOD हमारा कौन सा प्लेन है, XZ। और इस XZ प्लेन में ना ये जो स्क्वायर है जिसका साइड का लेंथ A है, ओ जी वाला पॉइंट क्या है, सेंटर वाला। अब जरा इसका मैं पोजीशन वेक्टर लिखना चाहता हूं तो इसका कोऑर्डिनेट लिखो। अगर XZ XY
सॉरी एक्स जेड प्लेन में है, अगर ये एक्स जेड प्लेन में है तो सेंटर वाला पॉइंट कितना होता है a/2, एक्स का वैल्यू a/2, वाई है ही नहीं है, जेड में कितना a/2। तो मैं अगर पूछूं जी का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ जी क्या बनने वाला है, तो a/2 आई कैप प्लस a/2। ऐसे देखो एच वाला किस प्लेन में है, BEFO, देखो BEFO, अगर मैं पूछूं ये BEFO कौन सा प्लेन है, तुम कहोगे सर ये बना है YZ, ये भी सेंटर ही है, एच वाला पॉइंट भी क्या है, इसका सेंटर है, BEFO का सेंटर पे मुझे पता है एक्स का वैल्यू यहाँ 0 होगा, y a/2, स्क्वायर का सेंटर कितना होता है, साइड का हाफ। अब इसका पोजीशन वेक्टर अगर मैं एच का लिखूं क्या बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट है ही नहीं है, वाई कोऑर्डिनेट है a/2 जे कैप, और जेड कोऑर्डिनेट है कितना, हमसे ये पोजीशन वेक्टर पूछा हुआ GH। अच्छा बताना GH पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो तुम कहोगे सर H का पोजीशन वेक्टर माइनस G का, ये माइनस ये करना तो बचेगा a/2 जे कैप, a/2 के माइनस a/2 के कट जाएगा और बचेगा माइनस a/2, a/2 कॉमन अगर ले लो तो बच जाएगा जे कैप माइनस। ये सारे सवाल अच्छे हैं, ठीक है ना, पर मैं फास्ट बता रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ थियरी और DPP हमने कर लिया होगा, उसके बाद ये सवाल हम कर रहे हैं, ठीक है ना, देखते रहना। अगले सवाल पे मूव करें, क्या है क्वेश्चन नंबर 29। टू फोर्स P एंड Q ऑफ मैग्नीट्यूड 2F एंड 3F, P का मैग्नीट्यूड कितना दे रहा है 2F, Q का मैग्नीट्यूड कितना दे रहा है 3F, रेस्पेक्टिवली आर एट एन एंगल थीटा, और इनके बीच का एंगल कितना है थीटा, विद ईच अदर इफ द फोर्स Q इज डबल, कह रहा Q जो नया Q डैश बनाना वो हो गया डबल, यानी 6F हो गया, देन देयर रिजल्टेंट ऑल्सो गेट्स डबल। तो इस केस में जो रिजल्टेंट अगर R था ना, तो इस केस में रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, R हो जाएगा 2R। तो मुझे बताना, बताओ थीटा कितना। अच्छा दो वेक्टर के रिजल्टेंट का स्क्वायर क्या होता है, पहले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा इंटू कॉस थीटा। ये कितना बना 4F² प्लस 9F², 4 और 9 कितना, 2 2 जा 4 3 जा, यहीं पे छोड़ देता हूँ। ऐसे यहाँ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2R² कितना, पहला तो वही वेक्टर है 2F², दूसरा कितना 6F कितना प्लस 2AB। अच्छा थीटा मैंने क्यों सेम कहा, क्योंकि तुम कहोगे सर दो वेक्टर में किसी एक का मैग्नीट्यूड कम ज्यादा करने से एरो का लेंथ चेंज होगा, ना कि वेक्टर के बीच का एंगल। 4R² पहले निकाल चुका हूँ कितना 13F² प्लस 12F², यहाँ 4F² प्लस 36 कितना हो जाएगा 40, 2 2 जा 4 6 जा 24F²। अगर ध्यान दो यहां से F² कॉमन है, यहां ध्यान दो 4F² कॉमन है, सेम चीज कॉमन ले रहा हूँ कट जाए, यहां देखना ये उधर गया 10 माइनस 13 कितना -3, ये उधर 12 माइनस 6 कितना 6 कॉस थीटा, कॉस थीटा -1/2 बनाना, -1/2 हमने रटा होगा कितना एंगल होता है 120। हाँ कैलकुलेशन थोड़ा था, जो काम कह रहा था हमने कर दिया, सॉल्व करके हमारा आंसर कितना बनकर आ गया है -120 डिग्री हमारा आंसर बनकर आया। ये क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। अब 15 क्वेश्चन और बचे हैं, ये अभी मैं थोड़ी देर में रिकॉर्ड कर दूंगा। अभी हमें क्या करना, थोड़ा एक क्लास है वो ले लेता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा फास्ट मैंने बताया है तो ध्यान देना। हेलो एवरीवन, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिया था बातें, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या है। कह रहा सी वेक्टर जो है ना, यानी ए और बी का रिजल्टेंट मुझे कितना दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया है। पहला स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, इट इज पॉसिबल, हम लोग कौन सा स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। ए वाला स्टेटमेंट देखो क्या कहा है, इट इज पॉसिबल टू हैव मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज मे ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्या कह रहा कि ये पॉसिबल है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी ग्रेटर हो जाए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ऑलवेज नहीं करा, देखो वहां मैंने कट करके मैं लिखा है ना,
यानी कह रहा कि ये पॉसिबल है कि सी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड से क्या हो जाए, ज्यादा। जरा बताना ए बी सी तीनों क्या होता है, ट्राइंगल के तीनों तीन साइड हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ट्राइंगल का जो एक साइड है वो दूसरे साइड से बड़ा हो जाए? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। वो भी हमें जनरली पता है ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए से ग्रेटर होगा। पर ऑलवेज अगर कहता, तो मैंने पहले भी बोला जब भी मे भी कहे ना तो उसको सही प्रूव करने की कोशिश करो तो जनरली मुझे बड़ा ही दिखता है, पर ऑलवेज कहता ना तो छोटा भी मैं प्रूव कर सकता हूँ। कैसे? देखो बी वाला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया ना, बी वाले में क्या कहा है कि ऑलवेज सी का मैग्नीट्यूड ए से बड़ा होगा, लेकिन नहीं होगा। मैं करके दिखा रहा हूँ। मान लिया ए वेक्टर हमारा राइट में था, इसका मैग्नीट्यूड है 10, बी वेक्टर हमारा लेफ्ट में है, इसका मैग्नीट्यूड है 4। जरा बताना ए और बी का रिजल्टेंट क्या था, सी, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 6। तो क्या मैंने एक केस ऐसा ढूंढ लिया जहां पर सी का मैग्नीट्यूड ए से क्या है, छोटा है? तो अगर ऑलवेज कहेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में भी कहा था ये करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट। आगे देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ सी मे बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल। देखो मैं एग्जांपल दूं ना, ए वेक्टर हमारा राइट में 10 रहे, बी वेक्टर हमारा राइट में 6 रहे, तो जरा बताना हमारा सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी दोनों का मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकता है? तो बिल्कुल ये पॉसिबल है ना कि हमारा सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए और बी वेक्टर के समेशन के इक्वल होगा। मुझसे कोई पूछे कब होगा, तो मैं कहूंगा जब ए और बी वेक्टर दोनों कोलिनियर हो और एक ही डायरेक्शन में होना, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो सी होगा वो ए के मैग्नीट्यूड प्लस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, डी। मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज नेवर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, नहीं मैंने कहा इक्वल हो सकता है पैरेलल के केस में। तो हमारा आंसर कौन सा है? फर्स्ट वाला है। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, which of the following quantities is your or not dependent on the choice of the coordinate axis? क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा क्वांटिटी है जो कि इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा? किससे इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा? कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। यानी मुझे बताना है इनमें से कौन सी क्वांटिटीज है ना जो बेसिकली कोऑर्डिनेट एक्सिस पे डिपेंड करने वाली हैं। पहला क्या कह रहा है, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जरा बताना क्या दो वेक्टर का एडिशन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे डिपेंड करेगा? नहीं, दो वेक्टर के एडिशन में मैंने कहीं नहीं कहा ना हम लोग एक्सिस वगैरह को चेंज करें, रोटेट करें तो हमारा वेक्टर चेंज होगा। जैसे मैं कहना चाहता हूँ ना, मान लिया हमारे पास में ये एक्स और वाई एक्सिस था, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अब जरा ध्यान देना, तुम एक्सिस को कितना भी रोटेट कर लो ना, क्या इस एक्सिस को रोटेट करने वगैरह से, चेंज करने से हमारा ये वेक्टर चेंज होगा ए और बी का रिजल्टेंट? नहीं, बिल्कुल नहीं चेंज होने वाला है। तो दो वेक्टर का जो समीशन होता है ना वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से इंडिपेंडेंट होगा। दो वेक्टर का समीशन क्या होगा? कोऑर्डिनेट एक्सिस से इंडिपेंडेंट होगा। और मुझसे पूछा हुआ कौन सा डिपेंड करेगा, कौन सा इंडिपेंडेंट नहीं होगा। अगला देखो, क्या दो या दो से ज्यादा वेक्टर, यानी बेसिकली ए प्लस बी माइनस सी भी एक तरीके का वेक्टर ही है, तो क्या किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे डिपेंड करेगा? नहीं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस एरो के लेंथ पे डिपेंड करता है, और इस एरो का लेंथ हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस कितना भी रोटेट करें ना उससे चेंज होने वाला नहीं है। तो तुम कहोगे सर दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना, दो या दो से ज्यादा कितना भी वेक्टर, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से क्या रहने वाला है? इंडिपेंडेंट रहने वाला है। अगला, दो एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, क्या दो वेक्टर के बीच का एंगल हमारा बताना, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस पे डिपेंड करेगा? नहीं, दो वेक्टर के बीच का एंगल सिर्फ और सिर्फ उन दोनों वेक्टर पे ही डिपेंड करते हैं और किसी क्वांटिटी पे नहीं। तो ये क्वांटिटी भी हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट होगा। किससे? कोऑर्डिनेट एक्सिस से। अगला ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई का मतलब क्या है? कह रहा दो वेक्टर का जो होगा ना, ए एक्स क्या है? ए वेक्टर का कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है, बी वाई क्या है? वेक्टर का वाई कंपोनेंट है। क्या हमारा एक्स या वाई कंपोनेंट वेक्टर के एक्सिस पे डिपेंड करेगा? मैं कह रहा हूँ हाँ। देखो कैसे, मान लीजिए हमारे पास में क्या था, एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास में वाई, ये हमारे पास में ए वेक्टर है। इस वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को ए एक्स कह रहा है, इस वेक्टर के वाई कंपोनेंट को बी वाई कह रहा है। अब अगर मैं इस वेक्टर को रोटेट कर दूं, किसो सॉरी, अगर मैं एक्सिस को रोटेट कर दूं ना, मैंने एक्स और वाई एक्सिस को रोटेट कर दिया, तो जरा देखना प्रोजेक्शन हमारा इसका क्या हो गया? चेंज हो गया है। तो हाँ, हमारा एक्स और वाई कंपोनेंट या जेड कंपोनेंट जो होता है ना, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स के बीच का एंगल, ये किससे इंडिपेंडेंट होता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस से इंडिपेंडेंट रहने वाला है। हमारा आंसर कौन सा है? फोर्थ।
अगले क्वेश्चन पे चलें। तो एक बड़ा सा सवाल है पर बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है? 12 स्टूडेंट, देखते रहना क्या सवाल है। 12 स्टूडेंट आर पुलिंग अ टायर विद द हेल्प ऑफ रोप। क्या कह रहा? 12 स्टूडेंट है जो एक टायर हमें दिया हुआ है, इन सभी को क्या कर रहे हैं? सभी स्टूडेंट रस्सी से, रोप से खींच रहे हैं। इफ ईच स्टूडेंट अप्लाई अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, यानी जितने भी स्टूडेंट है ना सभी कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर एट एन एंगल 30 डिग्री विद ईच अदर। क्या कह रहा है? दो लगातार स्टूडेंट के बीच का जो एंगल है ना वो एंगल भी कितना है? 30 डिग्री। तो जरा बताना, 12 लोग हैं तो 12 इंटू 30 कितना? 360। तो बेसिकली मुझसे कह रहा है ना सभी ने फोर्स सेम लगाया है और कंजेक्टिव लगातार दो लोगों के बीच का एंगल भी क्या है? सेम ही है। आगे, ईच वन इज स्टैंडिंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 20 मीटर। क्या कह रहा है? सभी लोग जो है ना 12 के 12 लोग सर्कल के सर्कमफेरेंस पे खड़े हुए। उस सर्कल का रेडियस मुझे कितना दिया गया है? 20 मीटर दिया है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछूं अभी के कंडीशन के लिए। हमने एक रिजल्ट पढ़ा होगा कि एन वेक्टर हो, सभी का मैग्नीट्यूड सेम हो, जैसे यहाँ सभी का मैग्नीट्यूड 10 दिया है, और सभी के कंजुगेटिव वेक्टर के बीच का एंगल भी क्या हो? सेम हो, और सभी वेक्टर को प्लेनर हो, तो इनका रिजल्टेंट कितना? 0। तो अभी मुझसे इसका रिजल्टेंट पूछता तो मैं 0 कहता, पर सवाल कुछ और पूछा होगा। तो देखो लिस्ट 1 को मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या लिखा है? इफ द स्टूडेंट ए एंड ई रन्स अवे फ्रॉम द सर्कल। क्या कह रहा है? बताना, जब सारे सर्कल के सर्कमफेरेंस पे है तो नेट फोर्स कितना बन रहा है? 0। लेकिन मुझसे कह रहा है ये जो स्टूडेंट ए है ना, ये जो स्टूडेंट ए है ना, ये दोनों सर्कल से क्या होने लगे? बाहर की तरफ भागने लगे हैं। रन्स अवे फ्रॉम द सर्कल, नेट फोर्स ऑन टायर इज। तो मुझे बताना टायर पे नेट फोर्स कितना होगा। अच्छा बताना, जब सभी लोग सर्कल के सर्कमफेरेंस में थे तो नेट फोर्स रिजल्ट जो हमने याद किया उसे कितना था? 0। अब ये बाहर भागने लगे तो नेट फोर्स किसके वजह से आएगा? इन्हीं तो स्टार्टिंग में कोई फोर्स है नहीं, अब बाहर भागे तो इन दोनों के भागने की वजह से जो फोर्स आया ना वही हमारा क्या बचेगा? इस पे नेट फोर्स बनने वाला है। तो जरा ध्यान दो, ये हमारा ए वेक्टर, ये हमारा ई है। पहले मैं पूछूं दोनों का मैग्नीट्यूड कितना? 10 10। जरा बताना इनके बीच का एंगल। तो 30 60 90 120 कितना एंगल हो जाएगा ये? और आज ही रिजल्ट मैंने अभी पीछे सवाल करते हुए देखा है ना कि अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो, उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट जो होता है ना एक के मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो इन दोनों के बाहर भागने की वजह से कितना नेट फोर्स आ जाएगा? 10 न्यूटन का नेट फोर्स आएगा। और पी का कौन सा आंसर होगा? 10 न्यूटन किसका है? सेकंड। और जरा ऑप्शन पे देखे ना तो पी का सेकंड एक ही आंसर है, आगे सवाल पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर आगे सवाल पढ़ोगे ना तो जैसे मैंने ये सॉल्व किया है उसी तरह वो बाकी सारे ऑप्शन भी सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखें ना, ध्यान देना। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 34। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी। अच्छा जरा बताना, दो वेक्टर ए और बी के रिजल्टेंट का मैक्सिमम और रिजल्टेंट का मिनिमम का मुझे क्या दिया है? रेशियो। ए और बी का रिजल्टेंट का मैक्सिमम ए प्लस बी, रिजल्टेंट का मिनिमम ए माइनस बी। ये रेशियो मुझे कितना दिया गया है? 3:1। तो मुझे बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू, तो ए का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3a माइनस ए हो जाएगा 2a, -3 भी उधर गया, +3 भी, और b पहले से 4b, तो a कितना बनकर आ गया है? 2b। तो सॉल्व करके एक लाइन का सवाल था। बताना दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैक्सिमम होता है a प्लस बी, मिनिमम होता है a माइनस बी। सॉल्व करके a इज इक्वल्स टू कितना बनकर आ गया है? 2b। आगे क्वेश्चन नंबर 35। फॉर द फिगर द करेक्ट रिलेशन इज, मुझे बताना है। पहला देखो ए बी ई में है ना, मैंने चलना सिखाया था। मैंने चलना कैसे सिखाया है? वेक्टर के एरो के डायरेक्शन में चलोगे, वेक्टर के डायरेक्शन में चलोगे उस वेक्टर को प्लस लेना, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर चलोगे तो उस वेक्टर को क्या ले लेना? माइनस में कंसीडर करना। मुझसे करा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। अब देखो चलो ए बी ई तीन में मुझे चलना है, तो यहां से मैं चलना स्टार्ट करता हूँ। ए वेक्टर के डायरेक्शन में गया हूँ, प्लस में रहेगा। बी वेक्टर के डायरेक्शन में आ रहा हूँ, प्लस में रहेगा। ई वेक्टर के डायरेक्शन में आ रहा हूँ, प्लस में रहेगा। ए से चला था यहीं से, यहीं फाइनली पहुंच गया। कितना बन जाएगा ये? नल वेक्टर। तो पहला ऑप्शन तो मुझे करेक्ट दिख रहा, आंसर आ गया पहला। लेकिन मैं बाकी ऑप्शन भी चेक करके दिखाता हूँ। पहला तो हमारा आंसर आ चुका है। दूसरा देखो सी डी ए, सी डी ए को लो, देखो इन तीनों वेक्टर को। चलो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ। सी वेक्टर के डायरेक्शन में गया, प्लस में। डी के अपोजिट में जा रहा हूँ, माइनस में। ए के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, प्लस में।
जहां फाइनली पहुंचना था वहां पहुंच गई, कितना बन गया 0। तो देखो सी माइनस डी किसके इक्वल आया, सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए नहीं माइनस ए वेक्टर, और ऑप्शन में ए वेक्टर लिखा है तो गलत है। ऐसा थर्ड ऑप्शन रीड करो, देखो बी वेक्टर प्लस बी ई सी डी, अगला हमें क्या कहां से कहां चलना है, बी ई सी डी, बी कहां है देखो बी ई सी डी, बाहर बाहर चलो क्वाड्रिलेटरल पे, तो बी यहां से चलना स्टार्ट कर रहा हूं तो बी वेक्टर के डायरेक्शन में चलूंगा तो प्लस में, ई वेक्टर के डायरेक्शन में चल रहा हूं तो ये भी क्या रहेगा प्लस में, डी वेक्टर के डायरेक्शन में चल रहा हूं तो ये भी क्या रहेगा प्लस में, सी वेक्टर के अपोजिट जा रहा हूं तो ये क्या रहेगा माइनस में, इज इक्वल्स टू कितना 0। तो जरा बताना बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर माइनस सी वेक्टर कितना बना, डी उधर जाएगा तो माइनस डी वेक्टर, जबकि ऑप्शन में क्या कह रहा है प्लस डी वेक्टर। तो हमारा सिर्फ आंसर कौन सा है, फर्स्ट वाला आंसर है, क्योंकि एक ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव था ना, तो ऑल ऑफ द अबव भी पॉसिबल है। तो मैं कह रहा हूँ एक काम करो बाकी दो ऑप्शन भी चेक करो, बाकी दो ऑप्शन में नेगेटिव साइन आ रहा है पर एक्चुअल में ऑप्शन में नेगेटिव नहीं दिया है, तो बाकी दो ऑप्शन हमारे क्या है गलत है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36, रेफर द फॉलोइंग। देखो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है ध्यान देना, रेफर द फॉलोइंग अरेंजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। क्या कह रहा है इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या है सेम, मान लिया दोनों का मैग्नीट्यूड ए है। अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, असेंडिंग का मतलब क्या है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है ना उसके बढ़ते हुए क्रम में लिखना, पहले छोटा लिखो उससे सबसे ज्यादा। तो जरा बताना दो वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो फार्मूला है 2a cos थीटा बाई 2। मुझे पता थीटा जितना ज्यादा होगा रिजल्टेंट उतना ही कम आने वाला है, तो इन सब में थीटा मुझे देखो सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है, पहले वाले का थीटा मुझे सबसे ज्यादा दिख रहा है। अगर मैं थीटा का ऑर्डर लिखूं सबसे ज्यादा थीटा किसका दिखा पहले का, उसके बाद इसका 90 दिख रहा है ना तो दूसरे का है, उसके बाद थीटा किसका तीसरे वाले का है, सबसे कम थीटा मुझे किसका दिख रहा फोर्थ का, और जिसका थीटा ज्यादा उसका आर क्या हो जाएगा कम। तो आर बताना, आर का ऑर्डर अगर मैं लिखूं, रिजल्टेंट वेक्टर का ऑर्डर अगर मैं लिखूं तो सबसे कम किसका होगा फर्स्ट का, उससे कम किसका होगा सेकंड, उससे ज्यादा किसका होगा सेकंड का, उससे ज्यादा थर्ड का, सबसे ज्यादा किसका फोर्थ का। तो असेंडिंग ऑर्डर हमारा क्या बनकर आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। असेंडिंग ऑर्डर क्या बना, हमें पता है ना कि दो वेक्टर के बीच का एंगल जिसमें सबसे ज्यादा एंगल दिख रहा हो उसका रिजल्टेंट सबसे कम, और जहां एंगल सबसे कम दिख रहा हो उसका रिजल्टेंट सबसे ज्यादा आने वाला है। तो हमारा आंसर आ गया असेंडिंग ऑर्डर इन रिजल्टेंट क्या बनकर आया है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्योंकि एंगल सबसे ज्यादा फर्स्ट में, उससे कम सेकंड में, सबसे कम फोर्थ में। आगे अगला सवाल, if a vector is equals to इतना b vector is equals to इतना then find vector of same magnitude as a and parallel to a minus b। क्या कह रहा है कि एक ऐसा वेक्टर निकालो, मान लिया c वेक्टर निकाला जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है a वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, जो किसके पैरेलल है a माइनस बी के, यानी a वेक्टर माइनस b वेक्टर निकालो ना, इसका जो कैप होगा वो हमारा किसके डायरेक्शन में होगा c के। देखो कह रहा एक ऐसा वेक्टर निकालो कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा और जो किसके पैरेलल होगा ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी का जो डायरेक्शन है ना वो इसी वेक्टर का हमारा डायरेक्शन है। जरा बताना ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तुम कहोगे सर मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला अंडर रूट आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। पहले ए माइनस बी निकाल लो ना तभी तो उसका कैप निकलेगा, तो ए माइनस बी क्या बनेगा, इसमें से ये माइनस करो तो 2i माइनस 5i कितना बनकर आ जाएगा माइनस 3i कैप, रूट 5j माइनस रूट 5j कैंसिल, यहाँ k नहीं है और यहाँ कितना है माइनस 4k कैप। इसका मुझे क्या निकालना यूनिट वेक्टर ना, तो किसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर का क्या फार्मूला था वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड कितना अंडर रूट आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट है नहीं प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। क्या बना 4 प्लस 5 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, यहाँ कितना माइनस 3i माइनस 4k कैप। देखो माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 कितना 25, और 25 का स्क्वायर रूट हमारा कितना बन जाएगा 5। तो सी वेक्टर हमारा फाइनली बनकर आ गया है ये इतना। अगर मैं 3 का अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो बनेगा माइनस 9i कैप माइनस 12k कैप होल डिवाइड बाई 5। हमारा आंसर कितना आ गया थर्ड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 पे मूव करें तो क्या है, टू फोर्सेस आर साइमल्टेनियसली अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। देखो दो फोर्स हमें दिए हुए हैं ना, एक एक्स डायरेक्शन में एफ है
दूसरा वाई डायरेक्शन में अपवर्ड में कितना एफ। कह रहा व्हाट थर्ड फोर्स वुड मेक द नेट फोर्स टू पॉइंट डाउनवर्ड। तो कह रहा इनमें से कौन सा ऐसा मैं थर्ड फोर्स ले लूँ ना ताकि रिजल्टेंट हमारा कैसा बन जाए, इन इन दो और उसका ऐड करके रिजल्टेंट तीनों का कितना बन जाए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स हमारा बनकर आ जाए। देखो क्या कह रहा है कि दो फोर्स के मैग्नीट्यूड एफ है, एक पॉजिटिव एक्स में है एक पॉजिटिव वाई में है, इनमें से कौन सा मैं तीसरा फोर्स ले लूँ ना ताकि उन सभी का जो रिजल्टेंट यानी नेट फोर्स बने वो किस डायरेक्शन में नेट फोर्स बनकर आ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। अब देखते रहना, अगर मैं ये लूँ, पहला ऑप्शन में चेक करता हूँ, ये दोनों फोर्स तो हमारे रहने ही वाले हैं। हाँ मैंने क्या किया ना, इस फोर्स का एक कंपोनेंट देखो लेफ्ट में आएगा, दूसरा कंपोनेंट कैसा आएगा अपवर्ड, एक कंपोनेंट लेफ्ट में आया दूसरा कंपोनेंट अपवर्ड आया, इन सबका रिजल्टेंट कभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता। देखो इन सबका रिजल्टेंट ऊपर ही कहीं पर होगा, क्या कभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, जिंदगी में नहीं। ऐसे दूसरा ऑप्शन देखो, इसका एक कंपोनेंट किधर आएगा, इधर आएगा, ये 2f है तो 2f साइन 30 ना, 2f साइन 30 कितना 1/2, तो ये हो गया f। ये ऑप्शन कितना बनेगा 2f cos 30, तो cos 30 √3/2 तो हो जाएगा √3f। और इधर से पहले से अप्लाई क्या हो रखा है, राइट डायरेक्शन में f और अपवर्ड डायरेक्शन में f, राइट डायरेक्शन का f और लेफ्ट डायरेक्शन का f एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, अपवर्ड में f डाउनवर्ड में √3f, तो नेट कितना बन जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स बड़ा है कितना √3 - 1f। क्या नेट फोर्स हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाँ आ गया, तुम्हारा कौन सा आंसर है सेकंड में। तो ये सॉल्व करके देखना आंसर कौन सा है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, टू फोर्सेस शोन इन फिगर एक्ट ऑन बॉडी। देखो दो फोर्स हमें दिए गए हैं, ईस्ट डायरेक्शन में 3 न्यूटन है और नॉर्थ डायरेक्शन में कितना 4 न्यूटन। among the given option which force when added will give resulted in north east। क्या कह रहा है, इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फोर्स है ना जिसको इसमें ऐड किया जाए। क्या कह रहा है, दो फोर्स हमारे पहले से लग रहे हैं और ये मैंने 4 फोर्स का ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा फोर्स में ऐड करूँ ना कि जो रिजल्टेंट हो वो किस डायरेक्शन में निकल कर आ जाए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। यानी रिजल्टेंट हमें चाहिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यहाँ पर हमें रिजल्टेंट चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखो पहला ऑप्शन कह रहा है ना कि ऐड कर दीजिए किधर, नॉर्थ डायरेक्शन में 1 न्यूटन। अच्छा नॉर्थ डायरेक्शन में 1 न्यूटन ऐड करोगे, अच्छा यहाँ एंगल के बारे में, नॉर्थ ईस्ट का एंगल के बारे में कुछ नहीं करा, इसका मतलब एंगल हमारा कितना होगा, ये 45 डिग्री। तो जरा देखना अगर नॉर्थ डायरेक्शन में 1 न्यूटन ऐड किया ना तो अब नॉर्थ डायरेक्शन में नेट फोर्स हो गया 5 और राइट डायरेक्शन में कितना होगा 3, और एंगल ये 45 तो ऊपर से भी एंगल कितना 45। अब 45 सेम एंगल कब बनेगा, जब इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम बने। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं ना इधर 3 न्यूटन है इधर 4 न्यूटन है, और अगर आपको रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच चाहिए ना, यानी ये भी 45 रहे ये भी 45 रहे, तो पक्का आपको क्या करना पड़ेगा, राइट डायरेक्शन में 1 न्यूटन का और ऐड कर दो। क्यों, क्योंकि अब अपवर्ड डायरेक्शन में भी कितना है 4 न्यूटन, राइट डायरेक्शन में भी कितना आ गया 4 न्यूटन। दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट कहाँ से पास करता है, बाइसेक्टर से पास करेगा। यानी मुझे 1 न्यूटन ऐड करना पड़ेगा किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। बिना सोचे समझे हुए, बिना ऑप्शन को देखे हुए भी मैं बता सकता हूँ। एक छोटा सा रिजल्ट यूज करना था, क्या कि दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो तभी रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, बाइसेक्टर से। सर मन में यही नहीं समझ में आया ना कि एंगल 45 कैसे, जरा देखो कौन सा डायरेक्शन दिया नॉर्थ ईस्ट, इसके साथ एंगल ना लिखे ना, तो जब भी डायरेक्शन के साथ एंगल ना लिखे तो एंगल हम लोग क्या मान के चलते हैं 45 डिग्री। इसके अलावा कोई और एंगल होता तो स्पेशली लिख रहा होता। क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या है, फॉर द गिवन वेक्टर ए इज इक्वल्स टू इतना। देखो ए वेक्टर मुझे ये दिया, यूज करना होगा तो मैं कर लूंगा। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड, ध्यान देना, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स कंपोनेंट ऑन द एक्स वाई प्लेन। क्या कह रहा है, इस वेक्टर का एक्स वाई प्लेन पे जो आएगा कंपोनेंट ना, उसका मुझे क्या लेना है मैग्नीट्यूड, डिवाइड बाई एंड द कंपोनेंट ऑफ जेड एक्सिस, और जेड कंपोनेंट जो आएगा ना उसका मुझे क्या लेना है मैग्नीट्यूड। देखो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास ये कोई वेक्टर ए दिया गया है तो इस वेक्टर ए का एक्स वाई प्लेन में जो कंपोनेंट आएगा उसके मैग्नीट्यूड का रेशियो ले लो, किसका, इसी वेक्टर का जो जेड कंपोनेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड। जरा बताना इस वेक्टर का एक्स वाई प्लेन पे क्या कंपोनेंट आएगा। तुम कहोगे सर एक्स वाई प्लेन पे कंपोनेंट आता है जब जेड कंपोनेंट कितना हो जाए 0, यानी एक्स वाई प्लेन पे कंपोनेंट कितना बनेगा 3i - 4j। मुझे इसका क्या लेना था मैग्नीट्यूड, डिवाइड बाई इसका जेड कंपोनेंट कितना 10k कैप, मुझे इसका क्या लेना है मैग्नीट्यूड।
जेड कंपोनेंट का मतलब एक्स और वाई कंपोनेंट कितना 0। इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखना 5, ये कितना है इसका 10, आंसर बनकर आ जाएगा कितना 1/2। बहुत अच्छा सवाल है ये, कंफ्यूज करोगे। अच्छा बताना किसी वेक्टर का एक्स वाई प्लेन पे कंपोनेंट निकालने का मतलब क्या है, जेड कंपोनेंट क्या ले लेना 0, जेड एक्सिस पे कंपोनेंट निकालने का मतलब क्या है, एक्स और वाई कंपोनेंट क्या कंसीडर कर लेना 0। आगे देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है। if a vector A makes an angle alpha beta gamma respectively x y and z axis। अच्छा A वेक्टर x y z एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, अल्फा बीटा गामा। जैसे मैं देखता हूँ मुझे क्या याद आता है, डायरेक्शन कोसाइन। तो मुझसे इसका वैल्यू पूछा है ना, जरा एक बार बताना, डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमने एक रिजल्ट याद किया होगा क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू कितना होता है 1। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होगा 1। यहाँ साइन में लिखना है ना, तो अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का पहला फार्मूला याद हो, हमने पढ़ा था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जहां जहां कॉस स्क्वायर है उसको क्या लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। ये प्लस वन कट गया, 1 प्लस 1 2 बचा, नेगेटिव वाला इधर आ जाएगा, पॉजिटिव कितना साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू हमारा सॉल्व करके कितना आ चुका है 2। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 पे मूव करें, देखें क्या कह रहा है। रेफर द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ ए, ये डायग्राम देखना, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 5√3 सेंटीमीटर। देखते रहना, ये ए वेक्टर है, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना 10 cos 60, cos 60 कितना 1/2, तो ये हो गया 5। ये y कंपोनेंट कितना 10 sin 60 यानी √3/2 हो जाएगा 5√3। अब देखो क्या कह रहा था, इस a पॉइंट का ना x एक्सिस से डिस्टेंस, जरा बताना a पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस जो ये आएगा वही ये आएगा ना, तो ये कितना है 5√3, हमारा 5√3 लिखा है, लेकिन मुझे कौन सा स्टेटमेंट बताना, इनकरेक्ट। तो पहला ऑप्शन क्या है करेक्ट। अगला, डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम एक्स एक्सिस, अच्छा इस बी का एक्स एंगल बताना है। अच्छा ये 143, तो ये कितना 37, तो इसका ये कंपोनेंट कितना बनकर आ जाएगा 10 cos 37 कितना 4/5। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना बनेगा 10 sin 37, sin 37 कितना 3/5, तो ये हो गया 6, ये कितना हो गया 8। तो जरा बताना इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना दे रहा है 6 सेंटीमीटर, हमारा भी 6 आ गया, तो ये भी सही, हमें क्या बताना इनकरेक्ट। और देखो डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम वाई एक्सिस, ये वाला डिस्टेंस देखो कितना, तो ये 5 आया था, तो ये भी कितना हो जाएगा 5, तो ये ऑप्शन भी अपना क्या है करेक्ट। ऐसे देखो डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम वाई एक्सिस, जरा बताना ये 8 आया है, तो ये भी कितना रहेगा 8, ऑप्शन में कितना कह रहा है 6, तो हमारा कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है 4। कंपोनेंट करके एक्स वाई कंपोनेंट हमें देखना है बस। क्वेश्चन नंबर 43 ध्यान दें, कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 43 क्या है। A body acted upon by three given forces in equilibrium as shown in figure। अच्छा ये तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में है, पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन है, एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स F3 अलोंग नेगेटिव y। F3 हमारा देखो किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव y एक्सिस में है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मुझे F3 का मैग्नीट्यूड बेसिकली बताना, इन सभी ऑप्शन को मैं ध्यान दे रहा हूँ। पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है F3 का मैग्नीट्यूड बताओ, देखते रहना। F1 का मैग्नीट्यूड 10 है ना, कंपोनेंट करो, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos 37, cos 37 4/5, तो हमारा ये बन जाएगा 8। ये कंपोनेंट आएगा 10 sin 37, sin 37 3/4, तो ये ऑप्शन आ जाएगा 6 न्यूटन। ऐसे देखना F2 हमें कितना दिया हुआ है, तो F2 हमें इस डायरेक्शन में दिया 6, राइट और लेफ्ट खत्म हो जाएगा। जरा बताना F3 का मैग्नीट्यूड हमारा कितना बनकर आ जाएगा 8 न्यूटन। F3 का मैग्नीट्यूड √136 कह रहा है, ये ऑप्शन क्या है, अच्छा इनकरेक्ट बताना है ना, तो इनकरेक्ट हमारा पहला ही आ गया। देखो और क्या कह रहा है, एंगल बिटवीन F1 एंड F2, मुझे किस किस के बीच का एंगल बताना था F1 और F2, तो ये 90 और ये 37, तो एंगल कितना हो जाएगा 90 + 37 127, ये करेक्ट है। F2 को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो F2 देखो नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में है ना, तो -6 i कैप, ठीक है। F1 + F2 + F3 इज अ नल वेक्टर, हाँ देखो इक्विलिब्रियम में कहा है ना,
कहाँ पे लिखा हुआ है? इक्विलिब्रियम का मतलब तीनों का रिजल्टेंट क्या रहेगा? जीरो। और रिजल्टेंट अगर जीरो वेक्टर हो तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या नाम देते हैं? नल वेक्टर। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? F3 का मैग्नीट्यूड हमें पता कितना आएगा? 8 न्यूटन। ये कितना कह रहा है? √136 न्यूटन। यही ऑप्शन हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 पर मूव करें, देखें क्या है। ए वेक्टर हमें ये दिया, बी वेक्टर हमें ये दिया। क्या कह रहा? ए पैरेलल टू बी। अच्छा, दो वेक्टर अगर पैरेलल होना तो हमने रटा हुआ है, दो वेक्टर अगर पैरेलल हो तो आई कैप के कोफिशिएंट का रेशियो, जे कैप के कोफिशिएंट का रेशियो, के कैप के कोफिशिएंट के रेशियो आपस में क्या होता है? इक्वल। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो कोफिशिएंट के रेशियोज आपस में क्या रहते हैं? इक्वल। तो इक्वल कर दो तो तुम कहोगे सर यहाँ कोफिशिएंट आई का 2, यहाँ कितना 5, यहाँ कोफिशिएंट जे का p, यहाँ कितना 7, यहाँ q/3। इसको इसके इक्वल कर दो तो 2/5 किसके इक्वल है? p/7। तो जरा देखना p कितना आ गया? 14/5। 2/5 हमारा किसके इक्वल है? q/3। तो q कितना बनकर आ गया? 6/5। 14/5 6/5 कौन सा आंसर है? 40। बहुत बेसिक सवाल था। क्वेश्चन नंबर 45 पे मूव करें। इस टेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन और एक ठीक सवाल है, थोड़ा सोचने वाला। मतलब ऐसा सवाल है जो पढ़ के कई बार अलग लगेगा। हाँ, मैथ्स वालों के लिए ये सवाल बहुत सिंपल है, क्योंकि मैथ्स में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाया जाता है। जो ये फार्मूला मैंने दिया है ना, ये फार्मूला मैथ्स वाले याद करते हैं, पर बायो वालों के लिए क्वेश्चन नया लग सकता है। फिर भी ध्यान देना है, मैं कर रहा हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है। ये डेफिनेशन जो दे रहा है ये मान लो, इसमें दिमाग नहीं लगा। कह रहा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन जीरो वेक्टर ए बी सी एंड of the type A cross B cross C is known as vector triple product। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेफिनेशन दिया कि तीन वेक्टर का क्रॉस है। क्या मतलब है? अपने को फार्मूला चाहिए। इट इज डिफाइंड एज। मैथ वाले होते तो ये फार्मूला नहीं देता, पर फिजिक्स में ये फार्मूला नहीं है तो फार्मूला मैंने दे दिया। देखो क्या फार्मूला दिया था? ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फार्मूला ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर। अच्छा, मुझसे किसके बारे में पूछा है? ए क्रॉस बी क्रॉस है, यानी सी को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? ए। तो जरा मुझे इसका फार्मूला बता देना क्या बनेगा। तो तुम कहोगे सर जहां जहां सी है ना वहां वहां क्या लिख दीजिए? इस वाले डेफिनेशन को देखकर ए लिख दीजिए। जहां जहां सी है उस वाले डेफिनेशन में यहाँ पर क्या लिख दीजिए? सी को किससे रिप्लेस कर दीजिए? ए से। अब कह रहा क्या ये जीरो वेक्टर है? नहीं। यहाँ बी आ रहा है वेक्टर, ये माइनस ए वेक्टर और कुछ अलग मैग्नीट्यूड भी है, तो कभी जीरो आएगा जिंदगी में नहीं। कह रहा ये पैरेलल टू बी वेक्टर होगा। कौन? ए क्रॉस बी क्रॉस ए। कह रहा बी वेक्टर के पैरेलल होगा कब? जब ए और बी परपेंडिकुलर। अच्छा बताना, ए और बी परपेंडिकुलर का मतलब ए और बी का डॉट जीरो। अगर ए और बी का डॉट जीरो तो यहाँ जीरो रखोगे तो फाइनली क्या बनेगा? ये तो जीरो हो गया। ये क्या? किसी वेक्टर का डॉट सेम वेक्टर के साथ उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो ए स्क्वायर कितना आ गया? बी वेक्टर। अच्छा, ए स्क्वायर क्या नॉन नेगेटिव है? क्या मैंने प्रूव कर दिया कि ये जो वेक्टर है ना, ये बी वेक्टर के क्या है? पैरेलल। हमने पैरेलल का कंडीशन पढ़ा होगा। अगर ए इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स बी बन जाता है ना, तो ए बी के पैरेलल होता है कब? जब लेमडा क्या रहे? पॉजिटिव। तो ऐसे देखो, समथिंग इज इक्वल टू सम पॉजिटिव कांस्टेंट इनटू कितना? बी वेक्टर। इसका मतलब क्या है ना, ये समथिंग इस बी वेक्टर के क्या है? पैरेलल। बस सवाल हमारा खत्म हो गया। इस तरह ये क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस कर लिया है। एक बार अच्छे से देखें, क्वेश्चन अच्छा था, पेपर अच्छा था। और पेपर 1 घंटे में तभी हो पाता जब हम लोगों को सवाल पढ़ के सोचना नहीं, सवाल पढ़ के सिर्फ करना रहे, और कैलकुलेशन भी थोड़ा हमारा फास्ट रहे, माइंड भी थोड़ा हमारा चलता रहे। इसलिए टेस्ट पेपर से पहले डीपीपीज के क्वेश्चन, और इसमें तो पीवाई क्यूज भी ज़्यादा था नहीं, मेंस के पीवाई क्यूज वगैरह एटलीस्ट करके तभी टेस्ट पेपर दें। अच्छे से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।